जय हिंद बच्चों, मेरा नाम है गौरव अग्रवाल। हमेशा की तरह आज मैं फिर से आपके सामने लेकर आया हूं इंग्लिश सब्जेक्ट का एक मॉडल पेपर। ऑल्दो प्रोवाइडेड मॉडल पेपर इज एक्चुअली बेसिकली फॉर एफकेट एग्जाम। एफकेट का एग्जाम आने वाला है 10 फरवरी से लेकर 14 फरवरी के दौरान एफकेट का एग्जाम है और वर्तमान में हम लोग एक सीरीज लेकर चल रहे हैं एफकेट के 100 सवालों के सारे विषयों के मॉडल पेपर की सीरीज। उसी सीरीज में मॉडल पेपर मौजूद है। जैसा कि पिछले कुछ महीनों से आप लोग देख रहे हैं कि एमकेसी के यूट्यूब चैनल से बेहतर मॉडल पेपर आपको पूरी यूट्यूब के संसार में कहीं नहीं मिल सकते हैं। हर कंपटीशन के लिए हमारे मॉडल पेपर एक सटीक एनालिसिस और रिसर्च के बाद बनाए जाते हैं। तो आप पढ़ाई कहीं से भी करते हैं, लेकिन एग्जाम में बैठने से पहले हमारे मॉडल पेपर लगाने से आपकी सफलता की गारंटी हो जाएगी। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए हम लोग शुरू करते हैं अपना मॉडल पेपर। इस मॉडल पेपर में 25 क्वेश्चंस हैं। एफकेट के पेपर में 3 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। आमतौर पर 25 से 30 एफकेट के पेपर में इंग्लिश के सवाल आते हैं, लेकिन ये इंग्लिश का मॉडल पेपर एनडीए के लिए, एमएनएस के लिए, सीडीएस के लिए, एयरफोर्स ग्रुप एक्शन वाई के लिए, नेवी एएसएसआर के लिए, यहां तक कि सोल्जर एंट्री क्लर्क के लिए भी फायदेमंद हो सकता है। तो भले ही आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हो, यदि उस कंपटीशन में इंग्लिश आनी है तो आप इन सवालों को पढ़ें। डाउट यदि आपके पास होते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में भेजकर बताएं और यह जरूर बताएं कि आपके इन 25 में से कितने सवाल सही हुए, ताकि मैं अगली बार आपको और बेहतर तरीके से गाइड कर सकूं। कोई भी डाउट आपको होता है बताइएगा जरूर। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि इसमें इस मॉडल पेपर के साथ इंग्लिश के अलावा आपको जनरल साइंस, जनरल नॉलेज, अर्थमेटिक और रीजनिंग सबके मॉडल पेपर मिलने वाले हैं। बच्चों, मॉडल पेपर की शुरुआत होती है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के एक पैराग्राफ से। सबसे पहले वीडियो को पॉज करके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पैराग्राफ को पूरा पढ़िए, क्वेश्चंस को सोल्व करिए, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखिए। पैराग्राफ यहां तक पढ़ लीजिए पॉज करके, उसके बाद पूरा पैराग्राफ यहां पर कंप्लीट होता है। वीडियो को पॉज करके पैराग्राफ पढ़ें। अब क्वेश्चंस को सोल्व करें। पहला क्वेश्चन पॉज करें, सोल्व करें। दूसरा क्वेश्चन पॉज करें, सॉल्व करें। तीसरा क्वेश्चन पॉज करें, सॉल्व करें। चौथा क्वेश्चन एंड देन आफ्टर लास्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं हम इस पूरे पैराग्राफ को। आशा है आप लोगों ने बेहतरीन तरीके से पैराग्राफ पढ़ लिया होगा। भाई, जब मैं कहता हूं पॉज करके पढ़ें तो पढ़ते भी हैं कि नहीं, बताएं कमेंट बॉक्स में। नहीं पढ़ते होंगे तो अगले मॉडल पेपर में हम कहना बंद कर देंगे पॉज करें पढ़ें। देखिए, एवरी प्रोफेशन ऑफ ट्रेड, व्यापार का प्रत्येक प्रोफेशन या प्रत्येक कला या प्रत्येक विज्ञान की अपनी एक टेक्निकल वर्ड पावर होती है। वोकैबुलरी मतलब वर्ड पावर, अपनी एक टेक्निकल वर्ड पावर होती है। द फंक्शन ऑफ विच इज पार्टली डेजिग्नेट, इसका जो फंक्शन होता है, उस वर्ड पावर का जो काम होता है वो होता है चीजों को डेजिग्नेट करना, चीजों को कोई नाम दे देना, प्रोसेस प्रक्रिया को कोई नाम दे देना जिनका कोई नाम नहीं होता सामान्य अंग्रेजी में। अब जैसे एसिड फैक्ट्री में एसिड बनाने के लिए एक प्रक्रिया होती है कॉन्टैक्ट प्रोसेस। H2SO4 बनाने का एक प्रोसेस होता है जिसका नाम होता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस, संपर्क प्रक्रिया। ये एक नाम हो गया एक पर्टिकुलर प्रोसेस का। अब इस कॉन्टैक्ट प्रोसेस को नॉर्मल बोलचाल में इसका कोई यूज ही नहीं है। ये उस पर्टिकुलर काम से रिलेटेड एक पर्टिकुलर टेक्निकल नाम हो गया, वही राइटर यहां पर कह रहा है। और इस वर्ड पावर का पार्टली और कुछ बचा हुआ काम होता है टू सिक्योर ग्रेटर एग्जैक्टनेस, कि हम एक बेहतरीन ग्रेटर एग्जैक्टनेस ले लें। एग्जैक्टनेस का मतलब एकदम नपातुला काम, समतुल्यता। इन नॉमेनक्लेचर, उसका नाम रखने में। सच स्पेशल डायलैक्ट्स एंड जरगॉन्स। डायलैक्ट एंड जरगॉन का मतलब होता है क्षेत्रीय बोली और क्षेत्रीय भाषा। भाई, जैसे पानी के बताशे होते हैं ना, इलाहाबाद के क्षेत्र में उसको फुल्की कहते हैं। छत्तीसगढ़ आप चले जाएंगे उसको गुपचुप कहते हैं। पानी पूरी की मैं बात कर रहा हूं। दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप जाएंगे उसको पटाखे कह देते हैं। महाराष्ट्र, गोवा में उसको पानी पूरी कह देते हैं। पानी के बताशे उसको लगभग एलीट क्लास सोसाइटी में पूरे हिंदुस्तान में कह देते हैं। तो ये सब उसके डायलेक्ट और जरगांव है।
तो डायलेक्ट और जर्गॉन्स का मतलब क्षेत्रीय बोली, क्षेत्रीय भाषा, ये नेसेसरी होते हैं टेक्निकल डिस्कशन में किसी भी प्रकार के। बीइंग यूनिवर्सली अंडरस्टूड, ये पूरे विश्व में समझे जाते हैं बाय द डिवोटीज ऑफ पर्टिकुलर साइंस, उस पर्टिकुलर विज्ञान के भक्तों के या समर्पित लोगों के द्वारा, उस कला के लोगों के द्वारा। इनका प्रेसिशन, संक्षिप्तता, सारगर्भिता, प्रेसिशन माने छोटी चीज में ज्यादा बात कह देना। इनमें प्रेसिशन होता है मैथमेटिकल फॉर्मूले का, गणित के रूल का। बिसाइड्स, इसके अलावा दे सेव टाइम, वो समय बचाते हैं। फॉर इट इज मच मोर इकोनॉमिकल, क्योंकि ये बड़ा ही ज्यादा इकोनॉमिकल माने सस्ता हो जाता है। टू नेम अ प्रोसेस, एक प्रक्रिया का नाम रख देना, देन टू डिस्क्राइब इट, इसको वर्णन करने के बजाय। थाउजेंड ऑफ दीज टेक्निकल टर्म्स, इनके जो हजारों टेक्निकल टर्म्स हैं, आर वेरी प्रॉपरली इंक्लूडेड इन एवरी लार्ज डिक्शनरी, इस प्रकार के हजारों टर्म किसी भी बड़ी डिक्शनरी में शामिल होते हैं। Yet, फिर भी एज अ होल, कुल मिलाकर, दे आर रादर ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। आउटस्कर्ट का मतलब बाहरी घेरा, जैसे कहा जा सकता है हिंदुस्तान के आउटस्कर्ट में अंडमान निकोबार पड़ा है, तो जो बाहरी घेरा होता है किसी भी भाषा का, उसी पर ये शब्द ज्यादा होते हैं। देन एक्चुअली विद इन इट्स बॉर्डर्स, वाकई में उसके बॉर्डर के अंदर होने के बजाय। जो डिफरेंट ऑक्यूपेशंस होते हैं, अलग अलग ऑक्यूपेशन माने पेशे, हाउएवर, ना जाने कैसे, डिफर वाइडली इन द कैरेक्टर ऑफ देयर स्पेशल वोक्यूबलरीज, ये डिफर माने चेंज हो जाते हैं, वाइडली, बहुत विस्तृत रूप से अपनी वोक्यूबलरी में। इन ट्रेड्स एंड हैंडीक्राफ्ट, ट्रेड व्यापार, हैंडीक्राफ्ट हस्तकला, दूसरे वोकेशन दूसरे पेशे, जैसा कि फार्मिंग एंड फिशिंग, किसानी और खेती में। हैव ऑक्यूपाइड ग्रेट नंबर ऑफ मैन, इसमें बहुत ज्यादा लोगों की संख्या लगी है। रिमोट टाइम्स, बहुत प्राचीन समय से। द टेक्निकल वोक्यूबलरी इज वेरी ओल्ड, तकनीकी शब्दावली बहुत पुरानी होती है। एक आम आदमी इसको यूज करता है अपनी खुद की वोक्यूबलरी में। स्पेशल डायलेक्ट ऑफ लॉ, कानून के स्पेशल शब्द, मेडिसिन के, दवाओं के, डिविनिटी, अध्यात्म के, फिलॉसफी, दर्शन के। बिकम फेमिलियर टू कल्टिवेटेड पर्सन, कल्टिवेटेड मतलब होता है पढ़ा लिखा आदमी। एक पढ़े लिखे आदमी को इन भाषा, इन चीजों के टेक्निकल टर्म पता रहते। स्पेशल वर्ड्स यूज्ड इन टेक्निकल डिस्कशन, पहला सवाल। जो विशेष वर्ड होते हैं टेक्निकल डिस्कशन में, उनका क्या होता है? मे बिकम पार्ट ऑफ कॉमन स्पीच, नेवर लास्ट लॉन्ग, ये वाला तो पॉइंट ही नहीं है, नेवर लास्ट लॉन्ग। शुड रिजेंबल मैथमेटिकल फॉर्मूला, ये बात कही है। शुड बी कन्फाइंड टू साइंटिफिक फील्ड, ये भी नहीं है। अब आप कंफ्यूज होंगे इस विकल्प और इस विकल्प में। मे बिकम पार्ट ऑफ कॉमन स्पीच, शुड रिजेंबल मैथमेटिकल फॉर्मूला, तो पहले सवाल का जवाब होगा बच्चों सी। क्यों होगा? पैराग्राफ देखिए, पैराग्राफ में ये बात बड़े जोर शोर से उठाई गई है कि उनका जो काम होता है वो मैथमेटिकल फॉर्मूला के जैसा होता है। पैराग्राफ में ये बात कहाँ उठाई गई है? पैराग्राफ में ये बात देखिए यहाँ उठाई गई है, मैथमेटिकल फॉर्मूला। मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, इन चीजों में मैथमेटिकल फॉर्मूला का प्रेसिशन मतलब संक्षिप्तता होनी चाहिए, अर्थात ये रिजेंबल करते हैं मैथमेटिकल फॉर्मूला से। दूसरा सवाल, इस आर्टिकल का जो राइटर है वो क्या हो सकता है? साइंटिस्ट, वैज्ञानिक? भाई वो तो वर्ड पावर के बारे में बात कर रहा है, वैज्ञानिक क्यों होगा? राजनेता तो बिल्कुल नहीं है, राजनेता ऐसी बातें थोड़े ना करते हैं। लिंग्विस्ट, यही है, भाषा विज्ञानी। लिंग्विस्ट माने भाषा विज्ञानी। तीसरा पैराग्राफ मतलब तीसरा क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन का जवाब देखें। ये पैसेज जो है प्राइमरीली कंसर्न्ड विद, ये जो पैराग्राफ है ये प्राइमरीली मतलब प्राथमिक तौर पर किस चीज के साथ कंसर्न है? तो ये वेरियस ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन, यार ऑक्यूपेशन प्रोफेशन की बात तो करी गई है लेकिन कम। टेक्निकल टर्मिनोलॉजी, यही सही जवाब है तीसरे का, बिफोर बॉम्बे। टेक्निकल टर्मिनोलॉजी जो शब्दावली है उससे ये कंसर्न है पैराग्राफ। अब आइए चौथे सवाल पर, सच क्या है बताइए। तो सच क्या है कि वेरियस प्रोफेशन एंड ऑक्यूपेशन ऑफन इंटरचेंज वर्ड्स, हो सकता है लेकिन ऐसी कोई बात राइटर ने कही नहीं है। देयर इज ऑलवेज अ नॉन टेक्निकल वर्ड दैट मे बी सब्स्टिट्यूट फॉर द टेक्निकल वर्ड, ये तो बिल्कुल नहीं कही, ना ए हो सकता ना बी हो सकता। द एवरेज मैन ऑफन यूजेस इन हिज ओन वोक्यूबुलरी व्हाट वाज वंस टेक्निकल लैंग्वेज नॉट मीन्ड फॉर हिम, यही सही जवाब है, क्योंकि राइटर ने पैराग्राफ के लास्ट में ये बात कही है। 4-5 चीजों का उसने नाम भी गिनवाया है
कि भाई इन सब चीजों के टेक्निकल वर्ड्स यहां काउंट होते हैं। उसके बाद पांचवा शब्द कि हाल ही के वर्षों में क्या हुआ, देयर हैज बीन अ मार्क्ड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ टेक्निकल टर्म्स इन द नोमेनक्लेचर ऑफ, इन रिसेंट ईयर्स देयर हैज बीन अ मार्क्ड इंक्रीज, बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो गई टेक्निकल टर्म में नोमेनक्लेचर ऑफ फार्मिंग के, फिशिंग के, स्पोर्ट्स के, गवर्नमेंट के। फार्मिंग और फिशिंग की बात उसने कही है। ये एक्चुअली एक ऐसा सवाल है जिसके चारों ऑप्शन यहां गलत हैं। भाई फार्मिंग और फिशिंग की बात राइटर ने कही है, लेकिन फार्मिंग और फिशिंग की दोनों की बात करी है, किसी एक की बात नहीं करी। कैसे करी है, इस सवाल के ऑप्शंस को समझने से पहले थोड़ा सा पैराग्राफ में हमें एक बात देखनी पड़ेगी। जैसे लाइक यहां से देखिए, वोकेशंस लाइक फार्मिंग एंड फिशिंग they have occupied great number of men from remote times, the technical vocabulary is very old। उनकी जो टेक्निकल वोक्यूबुलरी है वो वेरी ओल्ड है। तो ये जो पांचवा सवाल है, इस पांचवें सवाल के विकल्पों में आपको फार्मिंग और फिशिंग में से कोई एक विकल्प मिलना चाहिए था, दोनों नहीं मिलने चाहिए थे। ऐसा सवाल ऑल्दो आमतौर पे एग्जाम में कभी आता नहीं है, बट इन केस यदि ये सवाल आपके सामने अपीयर होता है तब आप क्या करेंगे, छोड़ देंगे, क्योंकि भाई नेगेटिव मार्किंग का भी खतरा रहता है ना। कमीशन्ड कैटेगरीज में तो वैसे भी 33% की नेगेटिव मार्किंग होती है। तो भैया इस पैराग्राफ में आपके कितने सवाल सही हुए हैं बच्चों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे तो मैं आपको बेहतर गाइड कर पाऊंगा। छठा सवाल देखिए, इडियम्स एंड फ्रेजेस का सवाल है। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, तो डिलेड इवेंट ये तो नहीं हो सकता। इनएक्सप्लिकेबल मतलब जो वर्णन जिसका ना किया जा सके। अनएक्सपेक्टेड इवेंट, छठे का C4 कैलकाटा। इडियम एंड फ्रेजेस का सवाल है, आप याद रखिए, छठे का होगा C4 कैलकाटा। उसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे चलते चलते हम आ जाते हैं सातवें सवाल पर। सातवां सवाल है हमारे पास कोल्ड कंफर्ट। कोल्ड कंफर्ट मतलब, वैसे तो कोल्ड माने ठंडी और कंफर्ट माने सुविधा, ठंड में सुविधा कहां होती है, कोल्ड कंफर्ट, लेकिन ये फ्रीडम है। एब्सर्डिटी का मतलब बकवास, कोई लेना देना नहीं। डिसेप्शन ये भी नहीं होगा, डिसेप्शन मतलब गिरावट आदि। स्लाइट सेटिस्फैक्शन, कोल्ड कंफर्ट का मतलब होता है स्लाइट सेटिस्फैक्शन। स्लाइट मतलब धीमा, सेटिस्फैक्शन मतलब संतुष्टि। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि स्लाइट सेटिस्फैक्शन कोल्ड कंफर्ट का मतलब है। आते हैं आठवें सवाल पर, टू बी ऑल एट सी। ऑल एट सी बड़ी फेमस फ्रेज है, अब से पहले कई बार इस्तेमाल हुई है। ऑल एट सी मतलब देखो, जैसे समुद्र में जाकर इंसान को समझ ही में नहीं आता पूरब कहां, पश्चिम कहां, उत्तर कहां, दक्षिण कहां, वो खो जाता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता, इसीलिए समुद्रों में हमेशा डायरेक्शन वाली क्लॉक लेकर जाना पड़ता है। फैमिली वॉयस, परिवार की समुद्र की यात्रा, कोई मतलब ही नहीं। लॉस्ट एंड कंफ्यूज्ड हो सकता है। इन द मिडिल ऑफ द ओशियन ये बिल्कुल नहीं है। स्ट्रिंग ऑफ आइसलैंड ये भी नहीं है, प्रायद्वीपों की माला। आठवें का उत्तर हुआ B4 बॉम्बे। आइए नौवें सवाल पर, टू टेक टू वंस हील। टू टेक टू वंस हील का मतलब टू वॉक स्लोली नहीं होगा, टू रन अवे हो सकता है, यही सही जवाब है, क्योंकि टू टेक वंस हील का मतलब ही होता है रफ्तार से भाग जाना। क्या मतलब होता है, रफ्तार से भाग जाना। उसके बाद 10वां सवाल, टू बाइट द डस्ट। टू बाइट द डस्ट का मतलब होता है धूल में मुंह मारना। मतलब पहला है ईट वोरेशियसली, तो ईट वोरेशियसली, ईट वोरेशियसली का मतलब है बहुत मतलब बहुत जल्दबाजी में खाना पीना कुछ। और टू बाइट द डस्ट का मतलब वैसे होता है धूल चटाने से। आप याद रखिए, फ्रेज आपने पढ़ी होगी ना, उसने उसको धूल चटा दी। तो ईट वोरेशियसली नहीं होगा। हैव नथिंग टू ईट ये भी नहीं होगा। ईट रूट्स ये भी नहीं होगा। हार जाना मतलब होगा, जो ऑप्शन नहीं है, तो हमारे पास सही ऑप्शन क्या मिला, नन ऑफ द अबव। अब आते हैं हम पर्यायवाचियों के शब्दों पर, सिनोनिम के शब्दों पर। देखिए, वोक्यूबुलरी एक ऐसी चीज है जो डिफेंस के कॉम्पिटिशन्स में बहुत ज्यादा मायने रखती है। एफकैट में भी, एनडीए में भी, सीडीएस में भी। वोक्यूबुलरी के लिए हमारी स्पेशल वीडियोस जब आती हैं तब उस पर खास ख्याल रखिए। और इसी वोक्यूबुलरी के लिए हमारी एक बड़ी मशहूर किताब है, किताब का नाम है लेक्सिकन। एमकेसी की वेबसाइट से या हमारे हेल्पलाइन नंबर पे फोन करके आप उस किताब को मंगा सकते हैं। कम से कम एनडीए, सीडीएस, एफकैट, इन 3 कॉम्पिटिशन्स में आने वाले सवाल हमारा दावा है और पिछले वर्षों की सफलताओं के रिकॉर्ड हैं, उस किताब के बाहर नहीं आएंगे। इस किताब को आप इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं। और हकीकत तो यह है कि अगर पढ़ाई आप अपनी बहुत अच्छी करना चाहते हैं,
या कंपटीशन में सफलता की गारंटीड होना चाहते हैं तो जल्दी आ जाइए हमारे कैंपस में प्रयागराज में, जहां हम जान लगा देते हैं रिवीजन करवाने में। इतना ज्यादा रिवीजन, इतना ज्यादा फॉलोअप आप लोगों से लिया जाता है कि आप लोग सफलता निश्चित रूप से प्राप्त करते हैं। हमारा पुराना रिकॉर्ड, पुराना रिजल्ट इस बात का गवाह है। तो पहला शब्द है प्रोरोग। प्रोरोग्यू का मतलब होता है किसी चीज को कैंसिल करना, उसको एडजॉर्न करना। तो प्रोरोग का मतलब हुआ एडजॉर्न। 11वें का हुआ ए फॉर एप्पल। शब्द नंबर 11 का पहला विकल्प जो सिनोनिम का है, इसका शब्द हुआ एडजॉर्न। एडजॉर्न का जैसे फिल्मों में आपने सुना होगा द कोर्ट इज एडजॉर्न्ड, मतलब कॉल ऑफ कैंसिल करना। उसके बाद रैली मतलब इकट्ठा होना, कंटिन्यू जारी रखना। कन्वेन का मतलब सुविधा से आगे चलना, यह कुछ नहीं होगा। 12वां शब्द है बार्ज। 12वां शब्द है हमारे पास बार्ज। BARG शब्द आपके सामने है, जल्दी से मुझे इसका मीनिंग बताइए। देखिए बार्ज का मतलब होता है जबरदस्ती प्रवेश करना, और जबरदस्ती प्रवेश करना के लिए जो दूसरा शब्द हमारे पास है वो है शोव। SHOV, शोव माने जबरदस्ती प्रवेश करना। शाउट मतलब चिल्लाना, इंटरप्रेट मतलब व्याख्या करना, और प्लीड मतलब कसम खा, प्लीड मतलब गिड़गिड़ाना। तो इनमें से कोई नहीं होगा, बार्ज का होगा शोव। फिर अगला है हमारे पास कैरुबिक। अगला शब्द हमारे पास है कैरुबिक। तो कैरुबिक को आपको, कैरुबिक का मतलब है देखो एडोरेबल, प्रशंसनीय। पर्यायवाचियों का शब्द है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का होगा हमारे पास C फॉर कैलकाटा। कैरुबिक मतलब एडोरेबल, एल्डरली मतलब बड़ा, लोनेस मतलब नीचे गिरा हुआ, हार्डन मतलब कसना, मजबूत कर देना, सख्त कर देना। अगला शब्द है ह्यूमॉक। अगला शब्द है ह्यूमॉक। ये शब्द आपको कैसे लगे थोड़ा देखकर जरूर बताइएगा। कितने बच्चों के कितने शब्द सही हुए ये भी जरूर बताइएगा। तो शब्द है ह्यूमॉक। ह्यूमॉक को थोड़ा सा याद रखिए मॉक से। ह्यूमॉक मतलब होता है टीला, माउंट, किसी चीज का बढ़ जाना। माउंट के लिए दिए गए शब्दों में से एक शब्द होगा नॉल। नॉल माने भी माउंट। बाकी ट्रैंक्विलिटी मतलब होता है पराजय, हैमर मतलब होता है हथौड़ा, स्लैब मतलब होता है भाग, प्रभाग, खंड। तो ये 14 तक सवाल हमारे पास हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 एमिलियोरेट। एमिलियोरेट का मतलब होता है बच्चों इंप्रूव करना, किसी चीज को सुधारना, एमिलियोरेट। तो इसका हो गया 15वें सवाल का ए फॉर एप्पल। डिसअप्रूव असहमति होना, अप्रिशिएट तारीफ करना, डिस्करेज हतोत्साहित होना, इनमें से कुछ नहीं है। तो ये हो गए हमारे सिनोनिम के सवाल। ये सवाल आपको कैसे लगे, इन सवालों से आपने कितना कुछ सीखा या कितना कुछ डाउट आपको हुआ, तो निश्चित रूप से हमसे पूछें, बताने में हमें बहुत आनंद आएगा। और आते हैं आगे एंटोनिम के सवालों पर। पहला शब्द है प्रोफेन। प्रोफेन का मतलब होता है गंदा, डर्टी, अपवित्र। एंटोनिम फिर क्या होगा? 16वें का ए फॉर एप्पल। सेकर्ड का मतलब पवित्र। आर्टलेस मतलब कलाविहीन। रिजिड मतलब टाइट, सख्त, अपनी चीज पर जिद पकड़ा हुआ। एस्पर्जन मतलब थोड़ा डाउट। इनमें से कोई नहीं होगा। अगला शब्द ऑब्लिगेटरी, आपको समझ में आ ही रहा होगा, आसान शब्द है, कोई खास इसमें सोचने वाली बात नहीं है। ऑब्लिगेटरी मतलब आप ये काम करने के लिए ऑब्लिगेटरी है, मतलब आपको ये काम हर कीमत पर करना पड़ेगा। तो ऑब्लिगेटरी का अपोजिट बैठेगा वॉलंटरी, स्वयंसेवक। जब हम खुद से, अपने मन से, आत्मिक रूप से वो काम कर देते हैं, उसके लिए ऑब्लिगेटरी का सिनोनिम बैठेगा, एंटोनिम बैठेगा वॉलंटरी। जिसमें बाकी तीन जो शब्द हैं, डाउटफुल माने शंकालु, सिंसियरली माने गंभीरता से, फेथफुल्ली माने विश्वसनीय रूप से। अगला शब्द है ऑब्सक्यूर। तो क्वेश्चन नंबर 18 में आपके पास शब्द बैठा बच्चों ऑब्सक्यूर। ऑब्सक्यूर का मतलब डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, जो चीज हल्की समझ में आए, कम समझ में आए। सूटेबल हो नहीं सकता, क्योंकि सूटेबल मतलब उचित होता है। एप्ट मतलब यो उचित, ये भी नहीं होगा। और थैलेमस मतलब अच्छा, ये भी नहीं होगा। तो ऑब्सक्यूर का अपोजिट बैठा क्लियर। डी फॉर डेली, क्लियर मतलब स्पष्ट। जैसे मैंने कहा इज इट क्वेश्चन क्लियर टू यू और इज इट क्वेश्चन ऑब्सक्यूर टू यू, तो आप कहेंगे जी क्लियर है। समझ में आया? बोलिए हाँ जी। अब आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 19 है फ्लैगिटिवस। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास है फ्लैगिटिवस। फ्लैगिटिवस एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होने वाला शब्द है। फ्लैगिटिवस का मतलब होता है अपराधिक, क्रिमिनल।
तो यहां अपोजिट हमको ढूंढना है। इनोसेंट मतलब सीधा साधा, यही सही जवाब होगा। क्लेवर चालाक होगा नहीं, इग्नोरेंट अनदेखा करने वाला होगा नहीं, फ्रिवोलस मतलब थोड़ा कृपण टाइप, ये भी होगा नहीं। तो कुल मिलाकर हमारे पास आंसर क्या बैठा? इनोसेंट। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बैठा इनोसेंट। तो भैया ये हमारे सवाल हो गए एंटोनिम के। अब हम आ गए फिल इन द ब्लैंक्स पर, रिक्त स्थान भरने वाले सवालों पर। सवाल देखिए, मैनी पीपल एट दैट टाइम, बहुत लोगों ने उस समय पर बिलीव्ड, माना, दैट की स्पाइसेस हेल्प प्रिजर्व फूड, जो मसाले होते हैं भोजन को संरक्षित करने में सहायता करते हैं। हाउएवर, न जाने कैसे, हॉल फाउंड, हॉल ने पाया, दैट की मैनी मार्केटेड स्पाइसेस, बहुत ज्यादा बेचे जाने वाले मसाले, वर डैश बैक्टीरिया, माउल्स एंड यील्ड्स, उनमें बैक्टीरिया थे, माउल थे और यील्ड थे। तो डिवॉइड ऑफ, टीमिंग विद, इंप्रूव्ड बाय और डेस्ट्रॉयड बाय, यहां पर आप क्या लगाना चाहेंगे? थोड़ा सवाल को देखें और तब मुझे बताएं। भाई डिवॉइड ऑफ का मतलब से बचना, टीमिंग विद का मतलब से भरा होना, इंप्रूव्ड मतलब उसकी सहायता से सुधरा होना, डेस्ट्रॉयड बाय माने बर्बाद हो जाना। तो चूंकि मसाले बेचे जा रहे हैं तो डेस्ट्रॉयड तो वो हो नहीं सकते, और जिन चीजों का नाम दिया है ये चीजें इंप्रूव कुछ करती नहीं है। डिवॉइड ऑफ मतलब से बचा होना, तो टीमिंग विद, फुल ऑफ। टीमिंग विद की कुछ स्पाइसेस ऐसे होते हैं कि वो बैक्टीरिया, माउल्स और यीस्ट से भरे होते हैं। भाई गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया भी आपने पढ़ा है ना। तो 20वें सवाल में इंग्लिश की नॉलेज के साथ थोड़ा सा साइंस की जनरल नॉलेज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 21, दो कलाकार, टू आर्टिस्ट डिफर्ड मार्कडली, वो बड़े ही डिफर हो गए मार्कडली इन देयर टेम्परामेंट, अपने टेम्परामेंट में। रमेश वॉज रिजर्व्ड, रमेश जो है वो बड़ा रिजर्व था। एंड कोर्टियस, कोर्टियस माने बड़ा विनम्र था। प्रकाश एंड बोस्टफुल, कोर्टियस, प्रकाश, डैश एंड बोस्टफुल, बोस्टफुल माने गप्पे लड़ाने वाला। तो प्रकाश कैसा था? फ्लैगमेटिक था, कोलरेटिक था, कॉन्स्टेंट था, ट्रैक्टेबल था। सेंटेंस के मीनिंग के हिसाब से आपको शब्द इसमें बताना है कहां क्या लगेगा। पहला शब्द फ्लैगमेटिक मतलब है शांत, दूसरा शब्द कोरेटिक मतलब है बुरे स्वभाव का, तीसरा कॉन्स्टेंट मतलब है बंधित, और चौथा ट्रैक्टेबल मतलब है इजी टू, ट्रैक्टेबल मतलब होता है इजी टू फाइंड, जिसको आसानी से ढूंढा जा सके। सेंटेंस के मीनिंग के हिसाब से आप यहां क्या लगाना चाहेंगे? देखिए, रमेश की तारीफ करी है, रमेश वॉज रिजर्व्ड एंड कोर्टियस। प्रकाश का एक गुण बताया है बोस्टफुल, माने गप्पे लड़ाने वाला। तो जो दूसरा गुण होगा वो होना चाहिए कोलेरिक, कोलेरिक मतलब बैड नेचर्ड, जो थोड़ा बुरे स्वभाव का हो कॉमन सेंस के लिहाज से। उसके बाद स्पॉटिंग एरर के सवाल देखिए। स्पॉटिंग एरर के सवालों में, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एग्जीबिशन द ओल्ड मैन वॉज लुकिंग अनयूजुअली, कोर्स ऑफ एग्जीबिशन, उस एग्जीबिशन के प्रवाह में जो बूढ़ा आदमी था वो बड़े असाधारण तरीके से देख रहा था। चीयरफुल केप्ट ऑन टेकिंग नोट्स, चीयरफुल केप्ट ऑन टेकिंग नोट्स, वॉज लुकिंग अनयूजुअली चीयरफुल, वो असाधारण रूप से खुश दिख रहा था। केप्ट ऑन फ्रेज हो गई। इसके बाद हमेशा जीरंड का फॉर्म यूज किया जाता है, तो जहां टेक आया है वहां टेक की जगह आना चाहिए टेकिंग। उसके बाद 23वां सवाल देखिए। द प्राइस ऑफ ऑल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, द प्राइस ऑफ ऑल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। सवाल बहुत आसान है, गलती पकड़े? बताइए, गलती पकड़े? हाँ जी, आर की जगह लगेगा एज, चूंकि सब्जेक्ट क्या है? प्राइस है, इसलिए यहां पर 23वें सवाल का B4 बॉम्बे। 24वां सवाल, ही एक्सक्लेम्ड, उसने दावा किया विद सॉरो, दुख के साथ, दैट हिज ब्रदर डाइड, उसका भाई मर गया। जब यहां पास्ट इंडेफिनिट आ गया है तो यहां पास्ट परफेक्ट आएगा, इसलिए लगाना पड़ेगा हिज ब्रदर हैड डाइड। इस मॉडल पेपर में विषय इंग्लिश का अंतिम सवाल, अ फ्यू पॉलिटिशियंस वर एट एनमिटी विद ईच अदर, थोड़े से राजनेता एक दूसरे के साथ शत्रुता पर थे। आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, इतने में ही गलती मिल गई, मिल गई। ईच अदर नहीं लगेगा जी, वन अनोदर लगेगा। क्यों लगेगा भाई? ईच अदर का इस्तेमाल दो लोगों के लिए किया जाता है।
मैंने कहा मैं और आप, अगर केवल एक व्यक्ति सामने है कि मैं और वो एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो आई एंड हर लव ईच अदर होगा। लेकिन मैं और आप सभी एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो आई एंड यू मतलब ऑल ऑफ यू, आई एंड यू लव वन अनदर। तो बच्चों दो से ज्यादा लोगों के लिए वन अनदर, केवल दो लोगों के लिए ईच अदर का यूज किया जाता है। मॉडल पेपर के 25 सवाल खत्म हो गए। मॉडल पेपर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा जरूर। मिलेंगे और किसी मॉडल पेपर में, तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, बेहतरीन मेहनत करिए। जय हिंद। जय हिंद बच्चों। तो आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एफकेट का मॉडल पेपर, जो कि आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं ये सारे क्वेश्चन जो हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो आपको हेल्पिंग करेंगे। यहाँ पे देखते हैं हम लोग रीजनिंग सेक्शन। यहाँ पे जो है रीजनिंग का बहुत बड़ा रोल है बच्चों, ये आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि यहाँ पे 35 क्वेश्चन सिर्फ आपके रीजनिंग के आते हैं। तो आइए यहाँ पे देखते हैं हम लोग रीजनिंग का सेक्शन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है बच्चों, यहाँ पे आपका है अंपायर किससे रिलेटेड है? गेम से। उसी तरीके से आपको जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं वहां से आपको रिलेट करना है। यहाँ पे आपका एनालॉजी टाइप का क्वेश्चन है, ये एनालॉजी का है। आपके 3-3 के ग्रुप में या 4-4 के ग्रुप में या 5-5 के ग्रुप में पेपर ये क्वेश्चन आते हैं पेपर में। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, जैसे ही आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 1 है, तो यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है। यहाँ पे आपका अंपायर गेम। अब देखिए क्या होगा, अंपायर आपका क्या करता है, गेम में जो है शामिल होता है और गेम को फिनिश करता है। अब हम बात करते हैं गेम मतलब करवाता है। यहाँ पे देखते हैं प्रधान रसोइया क्या प्रतिभोज में शामिल होता है और उसको करवाता है? ऐसा कुछ नहीं है। विधायक मतदाता करवाते हैं? बिल्कुल नहीं है। आपका जो है रेगुलेटर डिबेट करवाता है? यह आपका हो सकता है। विलक्षण व्यक्ति आश्चर्य, ये तो बिल्कुल ना हो पाएगा। तो सबसे बेस्ट आंसर कौन सा जाएगा बच्चों? आपका सी ऑप्शन हो जाएगा कि हमारा जो भी डिबेट होता है उसमें कौन जो है बिचौलिया कराता है, मतलब बीच में सम्मिलित होकर वाद विवाद को खत्म करता है, वो है हमारा क्या? रेगुलेटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे हम लोग बात करते हैं ईटानगर अरुणाचल प्रदेश। तो देखिए यहाँ पे आपका राज्य और राजधानी है, ये आपको पता होना चाहिए। ये आपका जीके का क्वेश्चन है बच्चों। अब हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? आपका ईटानगर है। तो त्रिपुरा यहाँ पे क्या हो जाएगा? अगरतला बिल्कुल गलत है। उड़ीसा का आपका भुवनेश्वर हो जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश का आपको पता है लखनऊ होना चाहिए। यहाँ पे नागालैंड का कोहिमा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? आपका डी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या आपने भी देखा है भारतीय सेना में जाने का सपना? मेजर कलसी क्लासेस करेगा आपके ऐसे हर सपने को साकार। जुड़िए हमारे ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम के साथ, जहां आपको मिलेगा एक्सपर्ट फैकल्टी टीम का गाइडेंस, बेस्ट डिफेंस ओरिएंटेड बुक्स, बेहतरीन फिजिकल ट्रेनिंग, डाउट काउंटर फैसिलिटीज, स्पेशल करंट अफेयर की क्लासेस और मंथली यूनिट टेस्ट। आज ही लीजिए डायरेक्ट एडमिशन और पाएं 2000 का कैशबैक। अधिक जानकारी के लिए हमें कॉल करें 9696330033 पर और विजिट करें www.majorkalsiclasses.com पर। जय हिंद। यहां पे देखिए टिकट कलेक्टर, टिकट मतलब जो हमारा टिकट का क्या करता है? इकट्ठा करता है, या फिर बोल सकते हैं टिकट कलेक्टर टीसी कहलाता है। टिकट संग्राहक, टिकट को इकट्ठा करने वाला या चेकिंग वगैरह जो भी करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं आरा को इकट्ठा करेगा बढ़ई, बिल्कुल गलत है। जूते को धावक, बिल्कुल गलत है। यहाँ पे जो है सिक्का, क्वाइन जो है न्यूमिस्मैटिस्ट होता है, ये बिल्कुल सही है कि सिक्का का जो है, सिक्का जो रखता है या फिर उसका अध्ययन जो करता है उसको मुद्रा शास्त्री बोलते हैं। उसी तरीके टिकट का अध्ययन जो है क्या करता है? टिकट कलेक्टर करता है। सेम उसी तरीके से मिल रहा है आपका क्वाइन का जो है स्टडी कौन करता है? न्यूमिस्मेटिस्ट करता है। तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा यहाँ पे? जो है सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपका दिया गया है यहाँ पे कुर्सी और बढ़ई और कुर्सी, कारपेंटर और चेयर। तो मतलब आपका जो कारपेंटर है वो क्या बनाता है? आपका चेयर बनाता है। तो उसी तरीके से राजा क्या साम्राज्य बनाता है? बिल्कुल गलत है। राजा साम्राज्य थोड़ी बनाता है, वहां पे देख रेख करता है। यहाँ पे जो है राजमिस्त्री दीवार को बनाता है, जो हमारा मानसन होता है वाल को बनाता है, ये सही हो सकता है। किसान कृषि को बनाता है? बिल्कुल नहीं बनाता है। यहाँ पे दूधिया दूध को बनाता है? बिल्कुल नहीं बनाता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? मानसन किसको तैयार करता है? राजमिस्त्री दीवार को तैयार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे
आपका दिया गया है बिल्डिंग रेंट। यहां पे जो है हमारे पास मकान का जो है क्या लिया जाता है, किराया लिया जाता है बच्चों, बिल्डिंग का रेंट लिया जाता है। उसी तरह मकान का दुकान लिया जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा आपका, यहां पे ये गलत हो जाएगा। हम बात करते हैं कैपिटल, पूंजी है तो ब्याज लिया जाएगा, बिल्कुल सही है ये। अब हम बात करते हैं देनदार है तो लेनदार लिया जाएगा, क्लर्क है तो वेतन लिया जाएगा, ऐसा तो है नहीं क्लर्क से वेतन लिया जाता है। तो सबसे बेस्ट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, कैपिटल है तो आपको इंटरेस्ट वहां से लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां पे देखिए आपका यहां पे एनालॉजी से क्वेश्चन है। अब यहां पे तीन टाइप के आपकी बनती है, एक ऑल होता है, सम होता है और नॉट होता है बच्चों। इस आधार पे आपको छांटना पड़ता है, सभी और कुछ और कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए न्यायाधीशों, चोरों, अपराधियों, तो चोर आपका अपराधी हो सकता है, तो चोर और अपराधी एक दूसरे के अंदर होंगे, लेकिन न्यायाधीश आपका ना तो चोर हो सकता है, न्यायाधीश ना तो आपका अपराधी होता है। तो कौन सा आंसर जाएगा बेस्ट आपका, यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां पे दिया गया है, देखिए महिलाएं, माताएं, अविवाहिताएं। अगर यहां पे हम देखते हैं, इनमें रिलेशन निकालते हैं, तो जो महिलाएं होती वो सभी माताएं तो होंगी नहीं भाई, सभी। अब जिस महिला की शादी नहीं होगी वो माता कैसे हो सकती है। तो यहां पे देखिए ये कैसा रिलेशन बनेगा आपका, माताएं और महिलाएं, इस तरीके से रिलेशन बनेगा। लेकिन अब हम बात करते हैं अविवाहिताएं की। अविवाहिताएं तो कभी माताएं हो ही नहीं सकती बच्चों। यहां पे हम बात करते हैं अविवाहिताएं जो होंगी, महिलाएं तो सारी हैं, तो यहां पे तो होना क्या चाहिए, अविवाहिताएं जो होना चाहिए वो तो होना चाहिए इसके अंदर, महिलाओं के अंदर, मतलब ऐसा कुछ फिगर होना चाहिए। अब हम देखते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी यहां पे चलते हैं। तो यहां पे हम लोग क्या कर देंगे, यहां पे तो ऐसा ऑप्शन है नहीं आपके पास, तो हमारी कभी कभी क्या होती है, मजबूरी होती है कि हम ऑप्शन सही ऑप्शन को टिक कर पाए। तो यहाँ पे एक्सेप्शनल क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ सम का रिलेशन दिया है, जबकि सम आपका कैसे, अविवाहिताएं जो होगी वो हमारी माताएं कैसे हो सकती हैं, तो यहाँ तो आएगा नहीं सम का, बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ पे तीनों अलग अलग कैसे हो सकती है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। हाँ, अगर हम बात करते हैं एक दूसरे के अंदर हैं, तो ये भी तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक दूसरे के अंदर कभी नहीं आ पाएंगे। ये हो सकता है कि जो हमारी सभी महिलाएं हो, सभी जो माताएं हो जाएंगी वो महिला हो जाएंगी। ये तो आप बोल पाएंगे कि सभी जो महिला है, जो सभी जो माताएं हैं वो क्या है, महिला हो सकती हैं, लेकिन अविवाहिताओं को कहां रखेंगे, फिर इसके अंदर रखना पड़ जाएगा आपको, और वो हो जाएगा गलत आपका। तो यहाँ पे देखिए आप क्या कर सकते हैं, ये तो अंदर नहीं रख सकते हैं, तो सबसे बेस्ट आंसर जो आ जाएगा आपका वो क्या हो जाएगा, सी पार्ट यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे हम लोग जो है इनको क्या कर देंगे, सम का रिलेशन यहाँ से निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्योंकि इसके अंदर ये जा नहीं पाएंगे, बिल्कुल अलग होना चाहिए, तो उस तरीके से देख रहे हैं, इन दोनों को अलग हम कर सकते हैं, बीकी कुछ कुछ दोनों आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमारी मजबूरी होती है आंसर को टिक करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपको कि वर्गों को मतलब आपको दिखाना, लेखन सामग्री पेंसिल। अगर आप देखें तो पेंसिल की आपकी क्या है, लेखन सामग्री ही है। अगर आलू की बात करें तो आलू तो ना तो पेंसिल है ना ही लेखन सामग्री है, तो आलू तो बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रसोई घर और बगीचा। तो देखिए घर आपका क्या होता है, रसोई में होता है। यहाँ पे रसोई आपका कहाँ होता है, घर के अंदर होता है। लेकिन बगीचा तो आपका रसोई से भी बाहर होगा और घर से भी बाहर होगा। फिर से आपका कौन सा ऑप्शन बन जाएगा, यहाँ से डी ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे दिया गया है कंप्यूटर कुशल, कंप्यूटर निरक्षर और कर्मचारी को दर्शाता है। तो देखिए कंप्यूटर कुशल, कंप्यूटर निरक्षर। अब जो कंप्यूटर कुशल होगा, अब कंप्यूटर का निरक्षर मतलब कंप्यूटर के बारे में जानता ही नहीं है, ये तो दोनों अलग अलग हो जाएंगे। बात करते हैं यहाँ पे एम्प्लॉय की, कर्मचारी की। तो एम्प्लॉय तो दोनों होते हैं भाई, जो कंप्यूटर चला रहा है वो भी तो एम्प्लॉय है, और जो आपका कंप्यूटर निरक्षर है, जो कंप्यूटर के बारे में नहीं जानता, क्या वो एम्प्लॉय नहीं है। जैसे पिन वगैरह हो गए, तो ये कंप्यूटर का मतलब कंप्यूटर के बारे में नहीं जानते हैं, तो क्या ये मतलब जो है जॉब नहीं कर रहे हैं, तो ये भी आपके एम्प्लॉय ही है। तो मतलब क्या हुआ, इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा हमारा कर्मचारी। तो कौन सा ऑप्शन होना चाहिए बच्चों, यहाँ पे कुछ कुछ का रिलेशन निकलेगा, वो कौन सा हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
फिगर कंप्लीशन का क्वेश्चन है बच्चों, यहां से भी 3 4 5 क्वेश्चन ऐसे ग्रुप में आते रहते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस तरीके से हमारी कितनी लाइनें आ रही हैं, ये सीधी सीधी कितनी लाइनें आ रही हैं, 4 लाइनें आ रही हैं। तो यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है। बिल्कुल ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक यहाँ पे बच्चों आपको लगानी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां पे देखिए क्या हो जाएगा, यहां पे आपका जो सर्कल दिया उसके अंदर सर्कल, ट्रायंगल है उसके अंदर ट्रायंगल, तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, यहां पे बी ऑप्शन दिख रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे देखिए 13 नंबर में अगर हम देखें तो ये आपका क्या दिया गया है, यहां से तो आपका क्या करेगा, सर्कल पूरा होगा, लेकिन ये लाइन पूरी यहां पे आके मिलेगी और ये आपका जो है ऐसी लाइन होनी चाहिए, और यहाँ पे देखिए ये वाली लाइन आपको मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे तो ये पूरी लाइन मिल रही, लेकिन यहाँ पे भी एक सर्कल है, लेकिन ये सीधी रेखा खींच दिया, ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे ये सर्कल है, लेकिन दूसरी वाली लाइन यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, तो यहाँ पे बिल्कुल मैच कर रहा है। यहाँ पे देखिए ये तो सीधा सीधा बन गया, ये भी नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, यहाँ पे सी ऑप्शन दिख रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए 14 नंबर बच्चों, 14 नंबर आपका क्या है, यहां पे जब आप इसको मिलाएंगे देखिए तब बन पाएगा, और दूसरा आपको यहां से मिलाना है, और यहां पे 2 लाइन आपकी इस तरीके से मिलनी चाहिए। तो अगर आप देख रहे हैं यहां पे, और ये तीसरी लाइन यहां पे आएगी, 3 लाइनें होंगी, 2 इस तरीके से, तीसरी इस तरीके से। तो यहां तो ऐसा है नहीं, यहां पे है, यहाँ पे भी देखिए नहीं है, यहाँ पे भी आपका नहीं है। तो सिर्फ कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे बी ऑप्शन मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहां पे देखिए 15 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, यहां पे आपका क्या आएगा, एक सर्कल आएगा। तो एक सर्कल मतलब आएगा हल्का सा कोने में, तो यहाँ पे तो है नहीं, यहाँ पे भी नहीं है। तो अभी भी कौन सा ऑप्शन है, सी, ए और सी में देखेंगे तो यहाँ पे देखिए इसका क्या दिया है, यहाँ पे पास पास दिए, इसका पास पास आएगा। तो ये दोनों क्या होने चाहिए, कॉर्नर पे आके कैसे आने चाहिए, आपका जो कॉर्नर पे है वो कॉर्नर पे किस तरीके से आना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, तो आपका कौन सा ऑप्शन निकल रहा है, कॉर्नर पे यही बिल्कुल निकल रहा है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। यहां पे दिया गया है 16 नंबर, 16 नंबर में देखिए आपका ये आपका रोटेट किया गया है 45 डिग्री, फिर इसको 45 डिग्री, फिर इसको जब आप 45 डिग्री रोटेट करेंगे तो किस तरीके से फिगर दिख जाएगा आपका, इस तरीके से। तो यहाँ पे ये ऑप्शन कट जाएगा, ये ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब 17 नंबर क्वेश्चन में देखिए यहां पे दिया गया ये आपकी कैसी लाइन है, एक लाइन है, ये 2 लाइन है, यहाँ पे 3 लाइन है। तो अगले में कितनी लाइन आएंगी, आपकी 4 लाइनें आएंगी। तो यहाँ पे तो 3 लाइन है, यहाँ पे 4 लाइन है, यहाँ पे देखिए 5 लाइन है, यहाँ पे भी 5 लाइन है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में देखिए अब आपको क्या किया गया है, यहां पे ये पहला सा दूसरा, यहां पे क्या किया गया है, पहले से दूसरे में जब हम जाएंगे तो देखिए इसका एरो इस तरफ बढ़ जा रहा है। तो मतलब दूसरे में ये वाला आपका बढ़ जा रहा है, तो आपका इस तरफ आया, दूसरे में हम पहुंचे, और लेकिन यहाँ पे पहले अंदर वाला ही आप पार्ट निकालिए। तो यहाँ पे अब दूसरे से तीसरे में जैसे ही हम गए तो ये पार्ट आपका बढ़ रहा है, लेकिन ये आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया है। अब यहां से देखिए दूसरे से तीसरे, यहाँ पे हम अगले में जब चलेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ, आपका ये पार्ट बढ़ रहा है, अब ये आपका कैंसिल नहीं हुआ है। तो यहाँ पे जब हम चलेंगे इस तरफ तो ये आपका जो है पार्ट बढ़ रहा है, ये आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया है। तो अगले में जो है आपका क्या बढ़ेगा, सिर्फ पार्ट बढ़ जाएगा आपका, बाकी मतलब कैंसिल वगैरह कुछ होगा नहीं। तो अंदर की तरफ क्या बनेगा, इस तरफ खुला होगा, ये बिल्कुल सही हो सकता है, यहाँ पे ये सही हो सकता है। तो अभी भी आपके पास बी और डी ऑप्शन है। अब अगला आपको पार्ट छांटना है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, इस तरफ जो है कितनी लाइनें बढ़ रही हैं आपकी। तो पहले से दूसरे में जाने पर देखिए बाहर की तरफ कितने लाइनें बढ़ रही हैं, 2 लाइनें बढ़ रही हैं, और 1 लाइन आपकी कैंसिल हो रही है। तो यहाँ पे जब आएंगे आपका, यहाँ पे आप जब आएंगे इससे इसमें चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं हो रहा है आपका, देख रहे हैं। फिर इसके बाद जब इसमें आप आ रहे हैं तो इधर कितनी लाइनें बढ़ रही हैं, 2 लाइनें बढ़ रही हैं,
और ये आपका क्या हो जा रहा है, कैंसिल हो जा रहा है। तो फिर अगले में देखिए क्या हो जाएगा आपका, अगले में नो चेंज हुआ है यहाँ पे। फिर जब हम इससे आगे बढ़ेंगे तो ये आपकी 2 लाइनें बढ़ जाएंगी और ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये आपका कैंसिल हुआ है, बिल्कुल ये आपका गलत हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे, डी पार्ट बच्चों आपका बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। यहां पे दिया गया है, देखिए आपका ये जो एरो है ये इस तरफ है, लेफ्ट था ये राइट हो गया, तो ये लेफ्ट था इधर क्या हो जाएगा, राइट में जाना चाहिए। तो यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे भी आपका है नहीं, यहाँ पे भी नहीं है। तो ये तो आपका सिर्फ एक चीज से आपका सारे ऑप्शन देखिए कैंसिल हो गए और डेड श्योर ये क्या है आपका सही है। तो यहां से देखिए इतना घुमाया गया डबल हो गया, यहां से इसको घुमाएंगे 1 बढ़ जाएगा तो 3 1 4 हो जाएगा। देखिए इस तरफ आएगा, तो आपका कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, डी पार्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। यहां पे देखिए आपका ये जो सर्कल है यहाँ पे आ गया है, फिर इस तरफ आया सर्कल, अगली बार कहाँ आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए। और लाइन देखिए यहाँ पे एक लाइन कैंसिल हुआ और अगले में फिर से देखिए सॉरी यहाँ पे जो है आपका क्या हुआ, ये नीचे की लाइन आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ जाने पर नीचे की लाइन कैंसिल हुई, फिर इधर हम आए तो ऊपर की लाइन कैंसिल हुई। अब देखिए एक लाइन आपकी क्या हो जाएगी, बगल की कैंसिल होगी। तो यहाँ पे तो आपका पहली बात 2 ही लाइन बचेगी, 2 ही लाइन बचेगा तो ये ऑप्शन आपका खत्म हो गया। तो अब आपका जो है 2 लाइन बचेगा और जो ये सर्कल होगा किस कोने पे आना चाहिए, तो यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन आपका बी ऑप्शन हो जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपकी बेस्ट फ्रेंड किताबें होती हैं जो आपका करियर बनाती हैं और आपके ड्रीम्स को पूरा करती हैं। इसलिए मेजर कल सी क्लासेस लेकर आया है रक्षा क्षेत्र के सभी परीक्षाओं की संपूर्ण तैयारी के लिए एमकेसी पब्लिकेशन की तरफ से बेस्ट स्टडी मटेरियल, जो कि सेना द्वारा प्रेस्क्राइब्ड लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित हैं, जिसमें आपको मिलेगा आसान भाषा में एक्सप्लेनेशन, चैप्टर वाइज क्वेश्चन पेपर और ढेर सारे क्वेश्चन के कलेक्शंस, ढेर सारे शॉर्टकट और ट्रिक के साथ साथ क्वेश्चन को इजी, मीडियम और हार्ड लेवल में बांटा गया है। लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन को चैप्टर और टॉपिक वाइज मेंशन किया गया है, जो कि आपके 100% सफलता को सुनिश्चित करेंगे। तो देर किस बात की, तो आज ही ऑर्डर कीजिए अपनी डिफेंस प्रिपरेशन की बुक dlp.majorkalsiclasses.com से और कॉल कीजिए 9696330033 पर। अब देखिए आपका दिया गया ऑड वन आउट से, इसी चैप्टर का नाम है क्लासिफिकेशन। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए जाते हैं, उसमें से जो है आपका यहाँ पे चेक करना है बस। अब लेटर के प्लेस अगर आपको बच्चों याद है तो आपको क्वेश्चन आसानी से जल्दी निकल जाते हैं। तो यहाँ पे आपको चारों ऑप्शन में 3 एक जैसे होंगे, एक आपका क्या होगा अलग होगा, उसी को आपको पहचानना है। तो यहाँ पे देखिए हम क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। 26 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा, यहाँ पे ये 20, ये क्या हो जाएगा 18। मतलब लेटर के प्लेस है ये बच्चों। जेड आपका क्या 26 पे आता है, एक्स आपका 24 पे आता है, टी 20 पर आता है, आर आपका 18 पे आता है। तो ये आपका कितना हो जाएगा 15, ये 13, यहाँ पे आपका ये 9, ये 6 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 2-2 का अंतर है, लेकिन एक ऑप्शन ऐसा है डी, ये ग्रुप से बाहर हो जाएगा, यहाँ पे 3 का अंतर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला देखिए दिया गया है, यहाँ पे अगर आप पढ़ना चाहते हैं बी सी डी ई, तो यहाँ पे देखिए एम एन ओ पी बिल्कुल सही है, यहाँ पे यू वी डब्ल्यू एक्स इस तरीके जी एच आई जे, ये आपका क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे देखिए अगर हम देखते हैं, यहां पे देखिए ये 20 है, ये कितना है आपका 9 है। तो यहां पे देखिए 11 है, ये 13 है, ये आपका 22 है, ये 24 है, यहाँ पे आपका 20 है, ये 22 है। सिर्फ देखिए 2 ही लेटर से आपके आंसर निकल जाएंगे। ये 20 2 22 हो गया, 22 2 24 हो गया, 11 2 13 हो गया, यहाँ पे 11 9 20, यहाँ पे अंतर ज्यादा आ रहा है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां पे आपको बताना है 17 19 21 23। तो आप देख रहे होंगे कि आपका ये सारा क्या है प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, लेकिन आपका ये कैसा है आपका कंपोजिट नंबर है, ये भाज्य संख्या 21 307 से कट जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पे आपको क्या निकालना है, देखिए 4 सते 28, यहाँ पे 5 सते 35 गुणे 7 + 1 किया गया है, 6 सते 42 + 1 किया गया है, यहाँ पे देखिए 7 सते 49 + 1 किया गया है। तो यहाँ पे केवल 7 से गुणा किया गया है, यही आपसे क्या हो जाएगा ग्रुप से बाहर हो जाएगा, यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे आपका दिया गया है
कि ये भी आपका फिगर एंड एनालॉजी है, चार ऑप्शन दिए जाएंगे, इसमें कौन सा अलग है फिगर में आपको पहचानना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सारे लोग कहाँ से मिल रहे हैं, कॉर्नर से मिल रहे हैं, इसमें भी कॉर्नर से मिल रहे हैं, यहाँ पे भी कॉर्नर से मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए साइड से मिल रहे हैं, जबकि मिलना चाहिए था कॉर्नर से, ये ग्रुप से आपका बाहर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए ये किस पर है, 90 डिग्री पर, ये भी 90 डिग्री पर, ये भी 90 डिग्री पर, लेकिन ये ऑप्शन किस पे है आपका 90 डिग्री से बिल्कुल हट कर है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए आपका सम का रिलेशन दिया हुआ है, एक फिगर में थोड़ा सा दूसरा फिगर आ रहा है, यहाँ पे दूसरा फिगर आ रहा है, ये भी देखिए थोड़ा सा दूसरा फिगर, लेकिन इसके अंदर पूरा पूरा दे दिया है, यही आपका गलत है, मतलब यही ऑप्शन ग्रुप से बाहर हो जाएगा और यही आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे भी देखिए एक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन है, ये तो सब में है, लेकिन यहाँ पे देखिए बराबर भागों में नहीं टूटा है, लेकिन आपका इसमें जो है सी ऑप्शन में बराबर भागों में तोड़ दिया गया है, इसलिए ये आपका ग्रुप से बाहर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे दिया गया है, देखिए अंदर की तरफ सारे लोग आ रहे हैं, अंदर की तरफ, यहाँ पे देखिए ये अंदर की तरफ हर कोई ऑप्शन है, लेकिन ये ऑप्शन आपका क्या है, बाहर की तरफ एक एरो दे दिया, अगर अंदर की तरफ होता तो ग्रुप के अंदर ये आता, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 32 नंबर बच्चों। यहां पे दिया गया है आपका, देखिए इसको आपको क्या किया गया है, पूरा किया गया है, और इसको कितना डिग्री रोटेट कर दिया गया है, तो 45 डिग्री रोटेट कर दिया गया है। तो यहां पे आप जब देखेंगे इसको आपको पूरा करना है और 90 डिग्री 45 डिग्री रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज, तो एक फूल की तरह बनेगा। तो इसमें क्या है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे बच्चों इसके ऊपर रखने के बाद इसको क्या किया गया है, 90 डिग्री रोटेट कर दिया गया है। सेम उसी तरीके से इसके ऊपर आप रखेंगे, 90 डिग्री रोटेट करेंगे, तो कौन कौन सा ऑप्शन, देखिए आपका ये ऑप्शन कट जाएगा, ये भी आपका कट जाएगा, तो कौन कौन सा हो सकता है, ए और डी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये आपके जहां से जुड़ा ये दिख रहा है, इसके ऊपर जब रखा गया है तो ये जुड़ा हुआ भाग बिल्कुल भी दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पे ये दिख रहा है, इसलिए गलत हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे देखिए आपका जो पॉइंट है वो एक तरफ राइट की तरफ है और यहाँ पे ये लेफ्ट की तरफ है, तो देखिए जब इसके ऊपर आप रखेंगे तो ऊपर की तरफ आएगा, जब घुमाएंगे तो यहीं पे ये जा रहा है आपका पॉइंट। अब यहाँ पे जब आप देखेंगे इसको जब घुमाएंगे तो लेफ्ट साइड पॉइंट आएगा, तो ये यहाँ पे लेफ्ट साइड है नहीं, तो कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में लेफ्ट साइड पॉइंट दिया हुआ है, तो कौन सा ऑप्शन आएगा, यहाँ पे डी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। 34 नंबर देखिए, यहां से कितना रोटेट किया गया है, इस एरो को यहां से 135 डिग्री घुमाया गया है, तो इसको जब आप 135 डिग्री घुमाएंगे तो किधर दिखेगा, ऊपर की तरफ, तो दो एरो ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन हो जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन ये हमारा। यहां पे देखिए दिया गया है, पहले से दूसरा जो चेंज किया गया है, इसको आपका यहां पे क्या किया गया है, मिरर इमेज निकाल दिया गया है, लेकिन आप देख रहे हैं ये क्लॉकवाइज था, ये क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज हो गया, तो ये आपका नीचे की तरफ है, तो ये क्या हो जाएगा आपका ऊपर की तरफ, अपोजिट कर देंगे। अब यहाँ पे ऊपर की तरफ तो आएगा, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन इसी से छट गया। और अगला देखिए यहाँ पे क्लॉकवाइज है, तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज आना चाहिए, बिल्कुल है। ये आपका देखिए इस तरीके से क्वेश्चन निकल पाएंगे, इस तरीके से आंसर क्वेश्चन के सारे आंसर निकलते रहेंगे बच्चों। आपने देखा कि किस टाइप का आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बिल्कुल भी थोड़ी इसे आप जो है एक एक क्वेश्चन करते रहिए, आप खुद से प्रैक्टिस करिए, फिर इसके बाद जो है एमकेसी के यूट्यूब चैनल पर आकर खुद से आप देखिए और खुद से क्वेश्चन करिए बच्चों। आज के लिए इतना ही बच्चों, बाकी आगे कंटिन्यू भी हम आपको एफकेट का जो मॉडल पेपर है देते रहेंगे। थैंक यू बच्चों, जय हिंद, जय भारत। वो कहते हैं कि बैटल ग्राउंड में वार वही जीतता है जो सही स्ट्रैटेजी से फाइट करता है, ठीक वैसे एग्जाम वही क्रैक करता है जो एक्यूरेट प्लानिंग के साथ प्रिपरेशन करता है। तो 15 साल के वास्ट एक्सपीरियंस के आधार पे हमने डिजाइन किया है फौज के एग्जाम को क्रैक करने का एक किलर प्लान, जिसके माध्यम से आप घर बैठे सिक्योर कर सकते हैं सेना के किसी भी एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स। तो एमकेसी के ऑनलाइन कोर्स में आपको मिलेगा रिकॉर्डेड लेक्चर 24/7, टीचिंग प्लान, चैप्टर वाइज ई नोट्स, डेली लाइव क्लासेस, डेली असाइनमेंट, स्टडी मटेरियल, इंटरैक्टिव क्लासेस, डाउट काउंटर, डेली क्विज, ऑनलाइन टेस्ट, 1-to-1 गाइडेंस, एग्जाम ओरिएंटेड टिप्स और डेली करंट अफेयर। 4.8 के गूगल प्ले स्टोर की रेटिंग के साथ डिफेंस एस्पिरेंट की पहली पसंद। सो व्हाट यू आर वेटिंग फॉर, अभी डाउनलोड कीजिए एमकेसी लर्निंग ऐप अपने गूगल प्ले स्टोर से और बुक कीजिए अपनी फ्री डेमो क्लास। जय हिंद स्टूडेंट, दिस इज ज्योति पांडे, फैकल्टी ऑफ जनरल साइंस, मेजर गर्ल्स क्लासेस प्रयागराज। हम लेकर आए हैं आपके सामने एफकेट का के बेहतरीन मॉडल पेपर्स
तो ये मॉडल पेपर्स आपके एग्जाम में आपकी सफलता की गारंटी बनेंगे। पेपर या आपका एग्जाम से पहले अगर आप इन सवालों को करके चले जाते हैं तो ये गारंटी है कि आप इनमें से कुछ क्वेश्चंस अपने एग्जाम्स में ज़रूर पाओगे। तो चलिए बढ़ते हैं सवालों की तरफ और देखते हैं कि आप जो है इसमें से कितने क्वेश्चंस अपने आप कर पाते हैं। तो बढ़ते हैं पहले सवाल की तरफ। व्हाट इज एक्वारीजिया, यानी कि हम लोग आज क्या है, ऑप्शन है आपके पास HCl प्लस HNO3, HCl प्लस H2SO4, HNO3 प्लस H2SO4 या नन, इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम लोग एक्वारीजिया की बात करें, एक्वारीजिया यानी कि अम्लराज एक ऐसा विलयन होता है जो गोल्ड या गोल्ड लाइक मटेरियल को डिसॉल्व करने के लिए, घोलने के लिए उपयुक्त होता है। इसके अंदर दो प्रकार के एसिड का इस्तेमाल किया जाता है, पहला है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और दूसरा है नाइट्रिक एसिड, और इन दोनों का जो अनुपात होता है वो होता है 3:1। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि HCl प्लस HNO3। सो ऑप्शन नंबर ए हियर इज द करेक्ट आंसर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आपसे बोला गया है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इट्स एलिमेंट्री स्टेट इज ऑलवेज, यानी कि अपनी नैसर्गिक अवस्था में तत्व की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है। ऑप्शन है आपके पास 0, पॉजिटिव, नेगेटिव या अननोन, यानी कि शून्य होती है, ऋणात्मक होती है, धनात्मक होती है या अज्ञात होती है। देखिए वो आपसे नैसर्गिक अवस्था की बात कर रहा है, एलिमेंट्री स्टेट की बात कर रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर हीलियम अकेला है या अगर हम बात करें कि मान लीजिए नियॉन अकेला है, तो अगर हम ये पूछे कि इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो ध्यान दीजिए कोई भी मेटल अगर अकेला है, अपने एलिमेंट्री फॉर्म में है, तो हमेशा उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग लेते हैं वो लेते हैं 0, यानी कि एलिमेंट्री स्टेट में अपनी नैसर्गिक अवस्था में हर तत्व की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो हमेशा शून्य होती है, हमेशा 0 होती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आपसे पूछा हुआ है कि which substance is used in the LPG gas to check the leakage of LPG gas, यानी गैस सिलेंडरों में LPG गैस के रिसाव का पता लगाने हेतु कौन से तत्व का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन है आपके पास हाइड्रोजन, कार्बन, इथाइल मरकैप्टेन या इथेनॉल। तो ध्यान दीजिए LPG गैस में रिसाव को चेक करने के लिए हम लोग दो ही मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं, दो ही केमिकल का इस्तेमाल करते हैं। द फर्स्ट केमिकल इज मिथाइल मरकैप्टेन और दूसरा है इथाइल मरकैप्टेन। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है दैट इज इथाइल मरकैप्टेन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और आपसे पूछा हुआ है अगले सवाल में कि द फिनोमेना ऑफ रेडियो एक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड बाय, यानी कि रेडियो एक्टिविता की परिघटना की खोज किसने की है। तो ऑप्शन आपको दे रखे हैं मैरी क्यूरी, पियरे क्यूरी, हेनरी बैकरल या जे थॉमसन। ध्यान दीजिए बच्चे बहुत ज्यादा जो है मैरी क्यूरी या पियर क्यूरी के अंदर कंफ्यूज रहते हैं। इन्होंने रेडियो एक्टिविटी में थोड़ा सा योगदान जरूर दिया है पर उसकी डिस्कवरी नहीं की है। इन्होंने जिस चीज की डिस्कवरी की है वो है रेडियम और पोलोनियम, ठीक है। बोथ आर हस्बैंड वाइफ एंड बोथ डिस्कवर्ड द एलिमेंट रेडियम एंड पोलोनियम। जिसने रेडियो एक्टिविटी की खोज की है वो है हेनरी बैकरल। तो जब भी हमसे पूछा जाएगा कि रेडियो एक्टिविटा की खोज किसने की है तो हम कहेंगे हेनरी बैकरल ने। थॉमसन की बात करें तो थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की है। तो ये भी यहाँ पर आंसर नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आखिरी सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा है कि विच विटामिन इज कॉल्ड एज टोकोफेरॉल, यानी कि किस विटामिन को टोकोफेरॉल कहा जाता है। देखिए अगर मैं इन सभी विटामिन को, विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन के और विटामिन डी, इनका अगर केमिकल नेम लिखूं सो विटामिन डी इज एक्चुअली नोन एज कैल्सीफेरॉल, ठीक है, दिस इज कॉल्ड कैल्सीफेरॉल। विटामिन के की बात की जाए तो विटामिन के इज फाइलोक्विनोन। विटामिन सी की बात की जाए तो दिस इज नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड एंड विटामिन ई की बात की जाए तो यस दिस इज नोन एज टोकोफेरॉल। हमसे यही पूछा है कि टोकोफेरॉल किसको कहा जाता है, तो विटामिन ई को टोकोफेरॉल कहा जाता है। बाकी केमिकल नेम मैंने लिख दिए हैं, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन के को फाइलोक्विनोन और विटामिन डी को कहा जाता है कैल्सीफेरॉल। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। तो आई होप आपके ज्यादा क्वेश्चंस में सही होंगे। स्कोर आप जरूर बताइएगा कमेंट में। तो मिलते हैं अगले मॉडल पेपर में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद। जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज जेएल सिंह, फैकल्टी ऑफ जीएस मेजर कलसी क्लासेस। बेटा आज एक बार फिर एफकैट के एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हम आपके सामने हैं और हम आपसे गुजारिश करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि आप सभी लोग इन प्रश्नों को मेनी टाइम्स जब तक कि आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है ज़रूर देखें, चूँकि ऐसे प्रश्न पूछे जाने पर आपको निस्संदेह बहुत लाभ मिलेगा। आइए बेटा देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट।
व्हेन वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हेल्ड, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो यहाँ देखिए 10 जून 1946, 9 दिसंबर, 26 नवंबर 1946, 26 दिसंबर 1950। तो इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन बी। कम टू द नेक्स्ट। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हु वाज द इम्परमानेंट चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसका करेक्ट जवाब क्या होगा बेटा? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी। कम टू द नेक्स्ट। हु वाज द लीगल एडवाइजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? तो यहाँ पर संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? शरद चंद्र बोस, के.एम. मुंशी, रफ़ी अहमद किदवई, वेनेगल नरसिंह राव। तो यहाँ पर इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन डी होगा बेटा। और एक बात ये जानिए, इन्हीं को आप संक्षिप्त में आप B.N. राव भी कहते हैं। तो कभी कभी ये भी आपके यहाँ प्रश्न बन सकता है कि B.N. राव का पूरा नाम है वेनेगल नरसिंह राव। कम टू द नेक्स्ट। द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप या मसविदा समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति, बार बार जानते रहिएगा, इसमें कुल 7 सदस्य थे और जिसका अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कम टू द नेक्स्ट। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। व्हेन डिड द डिजाइन ऑफ द इंडियन नेशनल फ्लैग एक्सेप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? तो यहाँ भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया। 23 अगस्त 1947, 15 दिसंबर 1947, 15 अगस्त 1947, ऑप्शन डी 22 जुलाई 1947। इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी 22 जुलाई 1947। कम टू द नेक्स्ट। हु इज नोन एज द फ्रेमर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता? तो बहुत गौर से इसको पढ़िए, बहुत गौर से इसके आंसर को आप याद करेंगे। किसका निर्माता कहा जाता है? B.R. अम्बेडकर को। किसे कहा जाता? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या डॉक्टर बाबा साहेब को। कम टू द नेक्स्ट। अब हम लोग देखते हैं द प्रोविजन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द इन्फ्लुएंस ऑफ। भारतीय संविधान में शामिल नीति निदेशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है? एकदम गौर फरमाइएगा आप लोग, यहाँ बहुत ध्यान से देखें कि जैसे जो एलिमेंट्स हैं, अब भाई मॉडल पेपर में हम तो बहुत ज़्यादा नहीं करा सकते हैं, लेकिन अब आप ये जानते रहिए कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए जो एलिमेंट्स हैं ये आपके यहाँ ज़रूर पूछे जाते हैं और इसे लोग प्रायः गलत भी करते हैं, जबकि इसको आप बहुत आसानी से आप स्कोर कर सकते हैं। इसका एक बहुत बेहतरीन ट्रिक भी है जो आगे हम आपको देने का प्रयास करेंगे। आइए बेटा, तो अब आप देखें कि नीति निदेशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? कनाडा से? नो। यूएस से? नो। ऑस्ट्रेलिया? नो। तो फिर करेक्ट जवाब क्या होगा? आयरलैंड, ऑप्शन डी। कम टू द नेक्स्ट। द प्रोविजन फॉर द नॉमिनेशन ऑफ 12 मेंबर्स इन द राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट हैज बीन टेकन फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यूएसए? नो। साउथ अफ्रीका? नो।
फ्रांस नो, करेक्ट ऑप्शन यहाँ फिर क्या होगा डियर, आयरलैंड, ऑप्शन बी। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिगार्डेड एज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या या संज्ञा प्रदान की गई है। तो ऐसी स्थिति में द प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ऑल ऑफ द आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नो। तो यहाँ पर करेक्ट जवाब क्या होगा, द प्रियम्बल, प्रस्तावना, जिसे आप संविधान का दर्शन भी कहते हैं, उद्देश्य भी कहते हैं, और इसे हम भूमिका के नाम से भी पुकारते हैं। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन डियर, एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इज। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है। द पार्लियामेंट नो, द प्रेसिडेंट नो, द ज्यूडिशरी, ऑप्शन सी, जिसको आप कहेंगे कि न्यायपालिका। क्या कहेंगे बेटा, न्यायपालिका। ये हमारे मौलिक अधिकारों का संरक्षक है, गार्जियन है, और यह स्वयं संविधान का प्रोटेक्टर, संरक्षक हुआ करता है। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ प्रोटेक्टर मीन्स जो विशेष ध्यान दे। कम टू द नेक्स्ट डियर, एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट इज। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है। द पार्लियामेंट नो, द प्रेसिडेंट नो, द ज्यूडिशरी, यस डियर। तो यहाँ अब आप क्या कहेंगे, ऑप्शन सी, न्यायपालिका को मूल अधिकारों का संरक्षक या प्रोटेक्टर माना गया है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, द राइट टू इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ फॉर ऑल इज प्रोवाइडेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान किया गया। बहुत बेहतरीन प्रश्न बेटा, बहुत बार पूछता है, बिल्कुल न आप गड़बड़ाएं और मेरे प्रैक्टिस सेशन में आप बरकरार रहें। आइए देखते हैं, तो यहाँ इसके साथ ट्रिक भी है। विधि के समक्ष समानता का अधिकार, आर्टिकल 14, किसमें, आर्टिकल 14 अर्थात अनुच्छेद 14 में। और अब हम लोग देखते हैं अगला, अगर यहीं पर कह दिया जाता भेदभाव का निषेध किसमें है, तो आपका सही हो जाता अनुच्छेद 15। तो लेकिन इस प्रश्न के अनुसार कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर 11 का आर्टिकल 14। कम टू द नेक्स्ट, द राइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉइटेशन इज प्रोवाइडेड अंडर विच आर्टिकल। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है। आर्टिकल 23, 19, आर्टिकल 22, आर्टिकल 25। इसके अनुसार आपका ऑप्शन ए, आर्टिकल 23। कम टू द नेक्स्ट, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर enforceable by law, non-enforceable by law, fundamental right, none of the above। नीति निदेशक सिद्धांत हैं, वाद योग नो, वाद योग्य नहीं है, ऑप्शन बी। इसका करेक्ट जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी। कम टू द नेक्स्ट, द कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज inducted in the Indian Constitution has been derived from the Constitution of which country। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। तो इसका जो मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज का मामला है, यह रसा से लिया गया। आयरलैंड नो, ऑस्ट्रेलिया नो, ब्रिटेन नो, रसा मीन्स रूस से। लेकिन इसी का पुराना नाम क्या है, पूर्व सोवियत संघ, एक्स सोवियत यूनियन, या इसी को आप
कभी कभी ऑप्शन में पाएंगे USSR। लेकिन कम टू द नेक्स्ट, अब हम लोग देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी हैड रिकमेंडेड द इंडक्शन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इन 1976। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, निम्न में से किस समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्य को 1976 AD में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी, सिफारिश की थी? तो कोठारी समिति नो, बलवंत राय मेहता समिति नो, अशोक मेहता नो, स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह कमेटी। तो ये आपका करेक्ट आंसर। कम टू द नेक्स्ट, द CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इज द फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड टू, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, मित्र, मार्गदर्शक एवं दार्शनिक है। किसका? द पब्लिक अकाउंट कमेटी का। द एस्टीमेट कमेटी नो, द प्रेसिडेंट नो, द प्राइम मिनिस्टर नो। इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज प्रोविजन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बेटा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का प्रावधान है? इसका भी आप बहुत लकी हैं। आर्टिकल 148 पहला ही यहाँ पर बेटा सही है। तो यहाँ आपका समय भी बचेगा। ऑप्शन ए 148। कम टू द 148 148। कम टू द नेक्स्ट डियर। 18 इज द फेमस बुक ऑफ एशियन ड्रामा। तो यहाँ पर देखिए एशियन ड्रामा किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? BS मिनहाज नो, JM कीन्स नो, गुरनार मिर्डल। ऑप्शन सी गुरनार मिर्डल। इट इज रिटन बाय होम? ऑप्शन सी। कम टू द नेक्स्ट। अब यहाँ देखें हु हैड स्टार्टेड द वन महोत्सव? वन महोत्सव की शुरुआत किसने की? तो इसका करेक्ट जवाब डियर KM मुंशी। कौन किया? KM मुंशी। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। वेयर इज इंडियन डेयरी रिसर्च सेंटर लोकेटेड? भारत डेयरी या भारतीय डेयरी रिसर्च अनुसंधान सेंटर कहाँ है? तो यह ऑप्शन ए हरियाणा के करनाल में है। आनंद नो, मथुरा नो, चंडीगढ़ नो। तो कहाँ? हरियाणा के करनाल में। और आज फिर बेटा मैं ये कह रहा हूँ बार बार आपसे ऐसे अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मिलता रहूँगा। और इसी के साथ माय डियर स्टूडेंट, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। फिर मिलते हैं बेटा। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू डियर। जय हिंद डियर कैडेट्स, आई एम सौरभ त्रिपाठी, वेलकमिंग ऑल ऑफ यू एट मेजर कलसी क्लासेज। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं मैथमेटिक्स के उन क्वेश्चंस को जो आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स में आपकी निश्चित ही सफलता को आपकी सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए अब आपकी बात करते हैं मॉडल पेपर की। आपके इस मॉडल पेपर जो पहला क्वेश्चन है ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपकी सिंप्लीफिकेशन का दिया हुआ है, जिसमें पहला क्वेश्चन में आपको देखिएगा ध्यान से 11 और प्लस 2 रूट 30 दिया हुआ है। ठीक है, अगर गाइस यहाँ पे देखिएगा आप इस फॉर्मूला को ध्यान से, तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में कुछ बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, और गाइस यहाँ पे 30 लिखा हुआ है, 2ab के फॉर्म में a और b का क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। तो सेम इसी तरह से यहाँ भी a और b के टर्म अगर बनाएंगे गाइस, तो a और b के जो टर्म बनेंगे वो 6 क्रॉस क्या बनेंगे? 5 के बनेंगे। तो गाइस होगा क्या? ध्यान सुनिएगा, मल्टीप्लाई करने पे आपको 30 आना चाहिए, ऐड करने पे आपके क्या आना चाहिए? ऐड करने पे आपके 6 + 5 आपके 11 आने चाहिए। ठीक है, तो जो हमारे यहाँ पे फाइनली फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा? आपका जो आपका फॉर्मूला बनेगा यहाँ पे आपका बनेगा √6 + √5 का होल स्क्वायर। ठीक है गाइस, इस पूरे टर्म को आप क्या लिख सकते हो? √6 + √5 का होल स्क्वायर रूट पर। ठीक है, जिसे आप बाहर निकालोगे तो आप फाइनली क्या लिखोगे? जिसे आप बाहर निकालोगे तो इसे आप लिखोगे √6 + √5 अंडर रूट के बाहर निकालने पर। और सेम ये वैल्यू आपको नीचे भी इसी तरफ लिखा हुआ, तो ये क्या बन जाएगा? 1/√6 + √5 बन जाएगा। ठीक है, आगे देखिए ध्यान से। आगे अगर आप इसका क्या करोगे? आगे आप इसका रेशनलाइजेशन कर दोगे, परमीकरण कर दोगे, तो जो भी यहाँ पे नंबर्स लिखे रहते हैं गाइस, √6 + √5 लिखा हुआ है, जब आप इसका रेशनलाइजेशन करोगे, परमीकरण करोगे, ये टर्म क्या होगा? आपका √6 - √5 हो जाएगा। अपॉन में क्या आता है? अपॉन में √6 - √5 आएगा, 6 - 5 आएगा, जिसका अंतर कितना बनता है? 1।
अब फाइनली अगर इसको आप सॉल्व करोगे ब्रैकेट के बाद तो ओपन करने पे क्या बनेगा √6 प्लस √5 माइनस √6 प्लस √5, ठीक है। फाइनली √6 से √6 आपका कट जाएगा, √5 प्लस √5 कितना है आपका, ऑप्शन नंबर ए 2√5 विल बी योर राइट आंसर। आगे आपसे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2 सभी साथी ध्यान देखें, क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको लिखा हुआ है कि टोटल स्टूडेंट्स इन आवर स्कूल इज 820। एक स्कूल में जो आपके टोटल स्टूडेंट्स है वो कितने हैं गाइज, 820 हैं। द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आपको लिखा हुआ है गाइज 22:19, ठीक है। मान लीजिए जो आपके पास टोटल स्टूडेंट्स है वो 820 हो गए आपके, 820 ये आपके क्या है टोटल स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अब इसमें आपके बॉयज और गर्ल्स का रेशियो देकर के रखा है गाइज, आपको बॉयज और गर्ल्स का क्या दिया हुआ है 22:19, ठीक है। आपको पता है कि 22:19 को जब आप सम करोगे तो आपके पास 41 यूनिट हो जाएगा। 41 यूनिट की वैल्यू आपको कितना देकर के रखा होगा गाइस 820, कैंसिल आउट करोगे आप, एक यूनिट की वैल्यू कितनी बन जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू 20, ठीक है। और जिसे आप पुट कर दोगे यहाँ पे तो 22 की यूनिट की जो वैल्यू बन जाएगी 20, यानी कि 420 आ जाएगा। 20 से आप यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दोगे, 20 से आप यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दोगे, यहाँ पे 440 बन जाएगा गाइज, यानी कि जो नंबर ऑफ बॉयज होंगे वो आपके 440 हो जाएंगे और जो नंबर ऑफ गर्ल्स होंगी वो आपकी कितनी हो जाएंगी 380 गर्ल्स हो जाएंगी, ठीक है। आपकी स्लाइड में क्या लिखा हुआ है, दिस ईयर द परफॉर्मेंस ऑफ द स्कूल इज गुड। इस ईयर की स्कूल की क्या परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। सो 2 कंसेक्यूटिव ईयर द नंबर ऑफ गर्ल्स इंक्रीजेड बाय 10% एंड 50% रिस्पेक्टिवली। जिसकी वजह से क्या होता है, जो गर्ल्स का जो नंबर होता है लगातार 2 सालों तक जो गर्ल्स का नंबर होता है वो क्या होता है बढ़ करके 10% और 50% क्या होता है गाइज बढ़ जाता है। अगर आपका 10% बढ़ जा रहा है यानी कि ये जो 380 की वैल्यू है गाइज, ये जो आपको 380 की वैल्यू ये बढ़ करके कितनी हो जा रही है, एक बार तो 10% इंक्रीज कर रही है और एक बार कितनी इंक्रीज कर रही है गाइज 50% इंक्रीज कर रही है। तो अगर वो आपकी वैल्यू 10% इंक्रीज कर रही है और 50% इंक्रीज कर रही है तो आप क्या बना दोगे a + b + a 2ab/100, ठीक है। तो अगर इसको आप सॉल्व करोगे फाइनली कितना बन जाएगा, देखिए ध्यान से 380 इंटू 50% इंक्रीज कर रहा है 11/10 इंटू 50% इंक्रीज कर रहा है यानी 150% और 150% क्या लिखते हो 3/2। फाइनली से आप सॉल्व करेंगे, 0 से आपका 0 कट जाएगा, 2 आपका दिखेगा 19 इंटू 33 आप कर देंगे, ठीक है। फाइनली से हम सॉल्व करेंगे जो आपको वैल्यू मिलेगी गाइस, ठीक है, ध्यान सुनिएगा, जो आपको वैल्यू मिलेगी यहाँ पे 570 + 627 आपको मिलेगी, ठीक है। इसको सॉल्व करने पे गाइस जो आपको वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी 627 मिलेगी। और 627 मिलने के बाद क्या पूछा हुआ आपसे, जरा ध्यान से सुनिएगा, फाइंड द रेशियो ऑफ प्रेजेंट बॉयज एंड गर्ल्स आफ्टर 2 ईयर्स। जो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो होगा वो 2 साल क्या होगा। तो गाइस जो बॉयज का रेशियो रहेगा वो तो 440 बॉयज आपके रहेंगे, उसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा, लेकिन जो गर्ल्स होंगी वो आप कितनी आ जाएंगी 627 आ जाएगी। अब आप इनका रेशियो जब निकालेंगे तो आपसे क्या पूछा हुआ है, पहले बॉयज पूछा हुआ है, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो काटते हैं अगर इसको तो 11 से नंबर गाइज कट जाएगा, ठीक है। 11 से नंबर आपका कट जाएगा और जब आप 11 से इसे काटेंगे आप ये कितना आ जाएगा आपका 40 इधर आ जाएगा और 11 से इसे काटते हैं 57, ठीक है। तो फाइनली जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा 40:57, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर 40/57। आगे बात करते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को सभी साथी ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा हुआ है, आपको लिखा हुआ बोट अगेंस्ट द करंट ऑफ वाटर गोज 4 km/h, ठीक है। एक नाव है जो कि धारा की विपरीत दिशा में कितनी से जा रही है, आपकी 4 km/h की स्पीड से जा रही है, एंड इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट एट 8 km/h, यानी कि एक बार धारा की दिशा में क्या जा रही है 8 km/h। यानी कि अगर आप बात करोगे तो जब आपको v - c आपको देकर के रखा हुआ है 4 और v + c की वैल्यू आपको क्या देकर के रखा हुआ है गाइज 8 किलोमीटर, जहां पे c क्या है आपकी, c आपकी धारा की दिशा में चाल है। आगे लिखा हुआ द बोट फॉर गोइंग टू अ प्लेस फ्रॉम b to a, ये जो बोट है वो कहां से जा रही है, एक प्लेस जा रही है जो कि a to b या b to a, ठीक है, ये आपकी प्लेस हो गई है। अब लिखा हुआ है इस पूरी यात्रा को तय करने में अपवर्ड और डाउनवर्ड यानी कि धारा की दिशा में और धारा की विपरीत दिशा में कितने मिनट आपको लगते हैं 45 मिनट लगते हैं गाइस। अगर धारा की दिशा में भी आप जा रहे हो एक बार और धारा की विपरीत दिशा में भी जा रहे हो तो जो डिस्टेंस रहेगी आपकी वो कांस्टेंट रहेगी, और अगर आपकी डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगी तो ध्यान सुनिएगा आप क्या करोगे, यहां पे आप डिस्टेंस को कांस्टेंट आपकी रहेगी d/v1 + d/v2 इक्वल टू टोटल टाइम, आपका टोटल टाइम इन ट्रैवलिंग, ठीक है। अगर इसको अब आप सॉल्व करते हो तो d/v1 की वैल्यू कितना देकर के रखा हो हमको, v - c और v + c की आपको वैल्यू दिख रहा है यहाँ पर, यानी कि यहाँ पे जो टर्म बनेगा आपका d/4 + d/8 इक्वल टू कितना टाइम लिया हुआ आपका 45 मिनट्स लिखा हुआ। और गाइस ये जो वैल्यू आपको 45 मिनट लिखा हुआ है 45 मिनट, ये आपको मिनट में लिख करके रखा हुआ है, आपको आवर में रखना पड़ेगा, विच विल बी योर 3/4 आवर, 45/60 आप करोगे, ठीक है। तो इसको क्या लिखोगे 45/60,
ठीक है गाइज। आगे अगर इसको हम सॉल्व करते हैं क्या बन जाएगा देखते हैं। आगे इसको अगर हम सॉल्व करते हैं देखिएगा ध्यान से, ऊपर टर्म लिख देना होगा यहाँ वाले, ठीक है ध्यान सुनिएगा। आपका ये जो टर्म बनेगा ये आपका बनेगा 3d/8 इक्वल टू 3/4, ठीक है। 3 से 3 कट जाएगा, 4 से आप 8 को काटो कितना जाएगा, d इक्वल टू आपका 2 किलोमीटर विल बी योर राइट आंसर, ठीक है। d इक्वल टू कितना जाएगा डिस्टेंस आपकी 2 किलोमीटर, विच विल बी योर ऑप्शन नंबर डी। आगे आपसे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को सभी साथी ध्यान देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या देकर के रखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका लिखा हुआ है एक्स सेल्स अ हार्ड डिस्क फॉर रुपीज 5000। एक्स एक हार्ड डिस्क को कितने में बेच रहा है गाइज 5000 में, ठीक है। हिज प्रॉफिट परसेंट इंक्रीजेस बाय 15%। मान लीजिए आपने क्या किया, मान लीजिए आपने कोई गाइज हार्ड डिस्क खरीदी है x रुपए में, ठीक है। अब जब वो 5000 में बेच रहा है तो उसे कुछ प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, परसेंटेज कुछ प्रॉफिट हो रहा है। अब उसकी बात कर रहा है कि जो भी उसका प्रॉफिट का परसेंटेज है, जब वो 5600 रुपए में, यानी कि 5600 रुपए में क्या करता है बेचता है। पहले 5000 में बेच रहा था गाइज, अब ये जो इस प्राइस को कितने में बेच रहा है 5600 रुपए में, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है कि जो भी इसका प्रॉफिट था वो 15% बढ़ जा रहा है, ठीक है, इंक्रीज कर जा रहा है। और अगर अब प्रॉफिट 15% इंक्रीज कर जा रहा है गाइज, ठीक है, तो यहां पे जो परसेंटेज आएगा वो कितना हो जाएगा, P+15 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जो भी परसेंट पहले प्रॉफिट था उससे क्या हो जाएगा 15% इंक्रीज हो जाएगा। तो गाइज आप देख रहे हैं पहले वैल्यू 5000 थी, अब कितनी हो जा रही है 6, लगभग 5600 हो जा रही है, ठीक है। तो जो यहाँ पे 15% की वैल्यू रहेगी, जो प्रॉफिट की वैल्यू रहेगी, वो इन दोनों वैल्यू के बीच का ही तो अंतर रहेगी, ठीक है। और इन दोनों वैल्यू के बीच का अंतर कितना है 600 है, ठीक है। तो 15% की वैल्यू 600 लिखा हुआ है, तो यहां से आप बता सकते हो टोटल कॉस्ट प्राइस, क्योंकि कॉस्ट प्राइस हमसे कितनी होगी आपकी 100% होगी गाइज, ठीक है। क्योंकि जो भी यहाँ पे आपको 15% का प्रॉफिट हुआ है वो आपको कॉस्ट प्राइस पे ही हुआ है। तो 15% बराबर 600, आप सीधे सीधे कटोगे, 1% बराबर कितना आ जाएगा आपका 40 आ जाएगा। तो जो आपका 100% बराबर आ जाएगा वो कितना आएगा आपका 100% इक्वल टू 4000 विल बी योर राइट आंसर एंड दैट विल बी योर ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते गाइस आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। हियर इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को सभी साथी ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में हो क्या रहा है, ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर, ध्यान सुनिएगा, कभी भी जो आपकी जो एसआई सीआई होता है डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। सीआई एंड एसआई क्या देकर के रखा आपका 25, ठीक है। और अगर आप ये क्वेश्चन में देखो तो आपको 2 साल के एसआई और सीआई का अंतर देकर के रखा है। गाइस मैंने आपसे बहुत बार डिस्कस किया हुआ क्लासेज में, ध्यान सुनिएगा कि यहाँ पे आपका जो फॉर्मूला बनता है D इक्वल टू P R/100 का होल स्क्वायर, जहां पे P आपका मूलधन है, R आपका क्या प्रिंसिपल है, R आपका रेट है, और D क्या है आपका, ये जो D है गाइस वो आपके CI माइनस SI होता है, ठीक है। और कब का होता है, ये 2 वर्ष के लिए होता है, 2 ईयर्स के लिए आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है गाइस। ये आपका D क्या है, CI माइनस SI है। अगर आप इस फॉर्मूला को इंप्लीमेंट करते हो यहाँ पर, तो आपको CI माइनस SI क्या देकर रखा है 25 देकर रखा हुआ है। डिफरेंस की वैल्यू आपको 25 देकर रखा हुआ है। P की वैल्यू आपसे पूछा है, फाइंड द सम पूछा हुआ है, P आपका पूछा हुआ है। R की वैल्यू आपको 5 देकर के रखा हुआ है, 5/100 का होल स्क्वायर, ठीक है गाइज। आगे इसको अगर आप सॉल्व करते हो 25, आपको पता है 5 से 100 कट जाएगा, 20 आ जाएगा ये, और 20 का होल स्क्वायर कितना बनेगा गाइज, P इंटू 1/400, ठीक है। आपको पता है कि 25 इंटू 4 कितना आ जाएगा आपका, तो फाइनली यहाँ पे जो P की वैल्यू है 25 इंटू 4 कितना आएगा 100, और 00 आप और लगा दोगे, ठीक है, विच विल ऑप्शन नंबर 10,000। एंड जब आप ऑप्शन देख रहे हो तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर, ₹10,000 इज योर राइट आंसर। आगे बात करते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को सभी साथी ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या हुआ है आपका, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको लिखा हुआ है A, B एंड C ऑल 3 कैन डू अ वर्क इन 3 डेज। A, B और C क्या करते हैं आपके, एक वर्क को 3 डेज में करते हैं, A, B और C। और गाइस एग्जाम में जो भी क्वेश्चन से दिए गए बिल्कुल एग्जाम में आपको सेम डिट्टो लेवल आपको मिलेगा, ठीक है। पर्टिकुलर जिस टॉपिक से क्वेश्चन उठाए गए हैं ध्यान से देखिएगा। A + B + C आपको क्या लिखा हुआ है कि 3 डेज में एक वर्क को कर रहे हैं, ये 3 डेज है, ठीक है। उसके बाद ये क्या लिखा हुआ, इफ A एंड B कैन डू दैट इन 8 डेज। A और B क्या करते हैं, उस काम को 8 दिन में पूरा करते हैं। तो यहां पे हम A + B के दिन लिख देते हैं। A + B काम को कितने दिन में कर रहे हैं गाइज, 8 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। अब आपको लिखा देन C अलोन कैन डू दैट वर्क इन, यानी कि उस काम को, उस पूरे काम को C कितने दिन में करेगा। तो देखिएगा गाइस ध्यान से, ये नंबर ऑफ डेज आपको गिवन थे। जब भी पर्टिकुलर आप इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, इन दोनों का आप एलसीएम लोगे, 3 और 8 का एलसीएम लोगे, आपको 24 आ जाएगा। यानी कि गाइस A, B और C जो मिल करके एक दिन में काम करेंगे, वो वर्क कितना करेंगे आपके, A, B, C और आपके जो मिल करके काम करेंगे वो एक दिन में 8 यूनिट काम करेंगे। और जो A और B मिलकर काम करेगा वो कितना करेगा गाइस, 3 यूनिट काम करेगा। आपको C की वैल्यू निकालनी है गाइस। A + B + C से अगर आप A + B + C से अगर आप -A + B कर दोगे,
तो क्या है आपको सी की वैल्यू पता चल जाएगी, बिल्कुल पता चल जाएगी। तो 8 - 3 करते हैं हम सी की वैल्यू के लिए, क्या करेंगे यहाँ पे ध्यान सुनिएगा, पर्टिकुलर सी की वैल्यू के लिए आप 8 - 3 करोगे, यानी कि पर्टिकुलर जो सी का वर्क रहेगा एक दिन का, जो सी का वर्क रहेगा 1 डे का, वो कितना रहेगा गाइस 5 डे, ठीक है। एक दिन में सी कितना काम करेगा, 5 काम करेगा। कैसे 5 आया, 8 - 3 आपने किया, ठीक है। यहां से अगर आप 8 - 3 करते हो वर्क, तो सी के जो एक दिन का वर्क आया वो 5 आया। टोटल काम कितना है गाइस 24, ये जो था ये आपका टोटल वर्क था, यही 24 आपका क्या था, टोटल वर्क था। तो अगर आप सी आपका एक दिन में, सी का एक दिन का जो काम आ रहा है, 1 डे का जो वर्क आ रहा है आपका 5 आ रहा है, टोटल आपको कितना करना है 24 काम करना है। तो 24/5 कर दोगे आप, 24/5 कर दोगे, जिसको सॉल्व करने कितना आएगा 4 होल 4/5 इज योर राइट आंसर, ठीक है गाइज। और जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या दिया हुआ है, ए, ऑप्शन ए 4 होल 4/5 विल बी योर राइट आंसर। आगे बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 7 गाइज, आपके एग्जाम के लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से मेंसुरेशन भी आपके इंपॉर्टेंट है। मेंसुरेशन से भी आपके क्या होते हैं 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं प्रॉपर। मेंसुरेशन से क्या होता है ध्यान सुनिए गाइज, या तो 2D से क्वेश्चन पूछेगा या तो 3D से पूछेगा। और 2D और 3D के अलावा गाइज कई बार आपको क्वेश्चन क्यूब एंड डाइस, क्यूब से भी पूछता है, ठीक है। क्यूब से भी क्वेश्चन उठा करके आपको सीधे फॉर्मुला रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान सुनिएगा, अगर आप पर्टिकुलर यहां पे बात करते हैं तो स्फीयर का जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, इफ अ स्फेरिकल लीड ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर, आपको लिखा हुआ है कि एक गोलाकार शीशे की कितनी है रेडियस है 20 सेंटीमीटर आपकी त्रिज्या देकर के रखा हुआ है। तो गाइज आपको पता हुआ है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, उसके बाद इस बड़े से गोले को मेल्ट किया जाता है, पिघलाया जाता है, और छोटे छोटे लीड बॉल्स में क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है, जिसकी रेडियस आपको देकर के रखा हुआ है 2 सेंटीमीटर। गाइस आपको पता कि बड़े वाले गोले को जब आप पिघलाओगे तो जो उसका आयतन रहेगा वही इक्वल पार्ट में क्या होगा, छोटे वाले गोलों में डिवाइडेड हो जाएगा। तो देखिए फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, 4/3 पाई r क्यूब इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब इक्वल टू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। स्मॉल आर क्यूब क्या है, छोटे गोले की त्रिज्या है, ये आपके बड़े गोले की त्रिज्या है, ठीक है, रेडियस है। और इनटू आप n करोगे क्योंकि छोटे गोले आपके कई सारे होंगे, ठीक है। तो 4/3 ये आपकी वैल्यू कट जाएगी यहां तक, कैपिटल आर क्यूब इक्वल टू स्मॉल आर क्यूब इंटू n आपका बनेगा, ठीक है। अब अगर आप सॉल्व करते तो आपको रेडियस की वैल्यू 20 सेंटीमीटर देकर रखा हो बड़े वाले गोले की, तो आपका बनेगा 20 × 20 × 20, ठीक है गाइज। और छोटे वाले गोले की रेडियस क्या देकर रखा हुआ आपको 2 सेंटीमीटर, तो छोटे वाले गोले की रेडियस क्या हो जाएगी 2 × 2 × 2 2 इंटू n, आपका n क्या है, नंबर ऑफ लीड से, बॉल से, ठीक है। आप ध्यान से ये 2 आपको क्या करेंगे 3 बार काट देंगे, आपके 10 × 10 × 10 बन जाएगा, ठीक है। 10 × 10 × 10, आपको पता है कि 10 का क्यूब कितना होता है 1000, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1000 हो जाएगी, एंड दैट विल बी योर ऑप्शन नंबर डी। आगे बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 8 को सभी साथी ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 आपका लिखा हुआ कि 2 ट्रेन है जिनकी लंबाई कितनी है गाइस 121 मीटर है और 99 मीटर है, ठीक है, लेंथ, और दे आर रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। गाइस अपोजिट डायरेक्शन में रन करिए। आपको पता है कि जब 2 ट्रेनें होती हैं जो अपोजिट डायरेक्शन में करती है तो उनकी स्पीड्स क्या होती हैं आपकी प्लस कर दी जाती है, उन्हें आप जोड़ देते हो, ठीक है। तो अगर यहां पे आप क्या करोगे, जो भी आपका फॉर्मूला बनेगा वो v1 + v2 का बनेगा अपोजिट के केस में। आगे देखिए, एक जो पहली ट्रेन है वो क्या हो रही है 40 की स्पीड से आपकी चल रही है, 40 किलोमीटर स्पीड से चल रही है, और जो आपकी सेकंड ट्रेन है वो क्या कर रही है 32 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, ठीक है। तो यानी कि v1 + v2 आके आपकी वैल्यू क्या करोगे आप 40 + 32 ऐड कर दोगे। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, इन व्हाट टाइम विल बी कंप्लीटेड क्लियर ऑफ ईच अदर, ठीक है। वो कितने बजे क्या करेंगे आपस में एक दूसरे से मिलेंगे। तो गाइस देखिए ध्यान से क्या होता है, v1 + v2 इक्वल टू d1 + d2/t आप फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है। जहां पे आपको क्या है v1 + v2 दोनों जब अपोजिट डायरेक्शन आती है दोनों की चालें क्या होती है प्लस हो जाती हैं, और दोनों ट्रेनों की लंबाई क्या होती है प्लस हो जाती है अपॉन में उनके द्वारा मिलने में लिया गया समय, ठीक है। देखिए जरा इसको सॉल्व करते हैं, क्या बनेगा ये आपका, इसको जब सॉल्व करोगे 40 + 32, अब ये वैल्यू आपको किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, जो ट्रेन की आपकी स्पीड जो ट्रेन की लंबाई दिया वो आपको मीटर में दिया हुआ, ठीक है। तो 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे कितना बन जाएगा आपका d1 + d2 121 + 19 121 + 99 अपॉन में टाइम टेकन इज इक्वल टू t। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं गाइज, आपका 5 लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ, तो ये 72 × 5/18 को जब आप सॉल्व करते हो गाइज कितना बन जाएगा 20 बन जाएगा, और इसको जब आप जोड़ोगे कितना आएगा ये आपका 220 अपॉन t। फाइनली 20 से आप काटेंगे 0 0 कट जाएगा, 2 को आप 22 से काटेंगे, t का कितना आ जाएगा 11 विल बी योर राइट आंसर, एंड दैट विल बी योर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो आपको कितना आएगा, आपको जो टाइम टेकन रहेगा गाइज वो आपका 11 सेकेंड आ जाएगा, ठीक है।
आगे चलते गाइस बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 9 को सभी साथी ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 9 का दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको लिखा हुआ परसेंटेज का क्वेश्चन है, जहां पे लिखा हुआ इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स। एक इलेक्शन होता है जहां पे क्या होता है, दो कैंडिडेट्स के बीच में आपका एक इलेक्शन होता है। अ कैंडिडेट हु गेट्स 40% ऑफ टोटल वोट, जो एक कैंडिडेट जो टोटल वोट का 40% पाया हुआ है वो हार जाता है। कितने वोटों से हारता है गाइस? 15,000 से हारता है। ठीक है, देखिए इधर कैसे सॉल्व करेंगे। मान लीजिए अगर आपका इलेक्शन हुआ, ठीक है, तो जो भी आपके हुआ वो दो कैंडिडेट्स के बीच में हुआ आपका ए एंड बी। मान लीजिए जो आप कैंडिडेट में वोट पड़े, कितने पड़े भाई? 100% वोट पड़े। ठीक है, अब आपको लिखा कि जो भी आपके कैंडिडेट थे वो क्या थे? ए और बी थे। तो गाइज आपको पता है कि जो भी हारने वाला कैंडिडेट है, जो डिफीटिंग कैंडिडेट वो कितना पा रहा है? 40%। मान लीजिए आपका बी क्या हो गया? हारने वाला कैंडिडेट हो गया, 40% हो गया। और अगर बी आपका 40% हो गया तो गाइज ए कितना हो जाएगा? ए आपका 100 - 40 होगा, ए आपका 100 - 40 होगा, एंड दैट विल बी 60%। इज इट क्लियर? ठीक है, आगे देखिए। अब ये अगर ए 60 पाया है और बी कितना पाया? 40 पाया, तो आपको दोनों का डिफरेंस देके रखा है 15,000। क्या लिखा हुआ है कि बी जो है वो 15,000 वोट से हार गया। और गाइस आपको दिख रहा है कि यहां पे कितने वोट से ये हारा है? 20% वोटों से हारा हुआ है। ठीक है, 60% ये, 40% ये, तो 20% वोटों से यहां पे ये हार गया। और 20% की वैल्यू आपको लिख करके दे दिया 15,000। 15,000 आपको लिख के दिया है। आगे देखिए 0 से 0 गाइस आपकी ये वैल्यू कट जाएगी। 2 की वैल्यू आप देखोगे कितना आ जाएगा? ये आपका 2 से आप कटोगे सीधे सीधे, जो आपको 1% की वैल्यू गाइस आ जाएगी। ध्यान से का। अच्छा, एक चीज और देखते हैं क्या पूछा हुआ है आपसे। पूछा हुआ है आपसे कि विनिंग कैंडिडेट कितना पाया है। ठीक है, आपसे क्या पूछा हुआ है कि विनिंग कैंडिडेट कितना पाया हुआ है। तो गाइस हमें 1% की वैल्यू निकालने के पीछे परेशान नहीं होते हैं। ध्यान से का। यहां से पूछा है विनिंग कैंडिडेट कितना पा रहा है। तो गाइस हमें दिख रहा है कि विनिंग जो कैंडिडेट है वो 60% वोट पा रहा है। जो आपका विनिंग कैंडिडेट हो कितना पाया? 60% पाया हुआ। तो 20% की वैल्यू हमको 15,000 पता थी। आगे जो 60% की वैल्यू होगी वो क्या होगी आपकी? ठीक है, विजयी प्रत्याशी कितना मत पाया, तो आप 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे गाइस। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके 60% की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, और जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे 20% में 15,000 दिया हुआ, तो 60% में कितना है आपका? 45,000। और यही 45,000 क्या है आपका? क्या पूछा हुआ आपका? विनिंग कैंडिडेट ने कितना पोल पाया है, कितना वोट पाया? तो विनिंग कैंडिडेट ने 60% वोट पाया है, एंड दैट विल बी 45,000, एंड ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। आगे देखिए बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए गाइस आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको क्या लिखा हुआ है? 4 इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड बेल। ध्यान से 4 आपकी क्या है? विद्युत से बजने वाली बेल है। ठीक है, 4 आपकी बेल्स हैं। आफ्टर रिंगिंग साइमल्टेनियसली क्या करती है? साथ साथ बजती हैं। और जो कि कितने बजे बजती हैं? हर 30 मिनट पर, 1 आवर पर, 1/2 आवर पर और 145 आवर पर। ठीक है, 1 आवर 45 मिनट्स पर। लिखा हुआ कि अगर वो साथ साथ बजती हैं, 12 बजे बजती हैं। कितने बजे बज रही हैं? 12 बजे, 12 o'clock पे बज रही हैं। ठीक है गाइस, आपसे क्या पूछ रहा है कि अगली बार वो साथ साथ कब बजेंगी। ठीक है, तो गाइस ध्यान सुनिएगा, जो भी यहाँ पे आपको डाटा लिखा हुआ है, जैसे जो भी आपको यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? टाइम लिखा हुआ है, उन सभी का आप एलसीएम निकालोगे। ठीक है, 30 मिनट, 1 आवर लिखा हुआ, देखिएगा ध्यान से। 30 मिनट लिखा हुआ गाइस, आपको 30 मिनट को क्या लिख सकते हो? 1/2 आवर लिख सकते हो। 30 मिनट आपको लिखा हुआ है। उसके बाद आपको क्या लिखा हुआ है? 1 आवर लिखा हुआ है। 1 आवर को 1 आवर ही रहने देते हैं। 1 मिनट, जो 30 मिनट लिखा है गाइस, हम 30 मिनट को क्या लिख सकते हैं? 1/2 आवर लिख सकते हैं। ठीक है, सारी वैल्यू को हम आवर में कन्वर्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपको 1 आवर लिखा हुआ, 1 आवर को 1 आवर ही रहने देते हैं। एंड उसके बाद 1 क्या लिखा? 1 होल 1/2 आवर। ठीक है, इस 1 होल 1/2 आवर को आप क्या लिख सकते हो गाइस? इसको आप लिख सकते हो 3/2 आवर। ठीक है, 3/2 आवर, यहाँ पे 3/2 आवर बना लेते हैं। उसके बाद देखिए 1 आवर 45 मिनट लिखा हुआ गाइस, इस पूरी वैल्यू को आप क्या लिखोगे? 1 आवर 45 मिनट को आप लिखोगे 1 होल 3/4 आवर। और जिसे आप सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा आपका फाइनली? 7/4 आवर। ये सारी वैल्यू गाइस आपने क्या किया है? आवर में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, आपने आवर में कन्वर्ट कर लिया है। अब अगर आप इसका एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा? आपको पता है कि एलसीएम लेने पर जो आपके क्या होते हैं? नंबर फ्रैक्शन में होते हैं गाइस। ठीक है, अगर आप इसका एलसीएम लोगे तो ऊपर वाले का आंसर आपका न्यूमरेटर का एलसीएम अपॉन डिनोमिनेटर का एचसीएफ लगता है। ठीक है, और जब आप न्यूमरेटर का एलसीएम लेते हो, इसका जब आप एलसीएम लोगे गाइस, तो आपको पता है कि न्यूमरेटर का एलसीएम अपॉन में एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है गाइस, और आपको पता है गाइस कि अगर आप 1137 का एलसीएम लेते हो कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कितना आएगा? 21 आवर। ठीक है, यानी कि अगली बार जो बेल्स बजेंगी वो 21 आवर्स के बाद बजेंगी। पहले कितने बजे बज रही थी गाइस? 12 बजे दोपहर में बज रही थी। ठीक है, अब आप 21 आवर के बाद बेल बजेगी, यानी कि 12 प्लस क्या करोगे आप? 21 आवर को ऐड कर दोगे। आपको पता है कि 12 में जब आप 21 आवर जोड़ोगे, 12 बजे का टाइम अगर अभी हो रहा था, तो 21 आवर का कितना हो जाएगा आपका? 9 बजे आपका क्लॉक हो जाएगा।
9 o'clock पे आपका 7 अगली बार बजेंगे, एंड दैट विल बी योर ऑप्शन नंबर बी, मॉर्निंग 9 o'clock विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 आपका, क्वेश्चन नंबर 11 को सभी साथी ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 11 आपका क्या देकर के रखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 11 आपका पार्टनरशिप का क्वेश्चन देकर के रखा हुआ है, ध्यान सुनिएगा। आपको लिखा ए बी सी और डी के आपको शेयर देकर के रखे हैं। ठीक है, और अगर गाइज आपको लेकर के रखा हुआ, ध्यान सुनिएगा, उसका रेशियो देकर के रखा हुआ तो कुछ आप इस तरह से लिख लीजिए, ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी रेशियो। ठीक है गाइज, आगे ध्यान सुनिएगा। सारे रेशियो आपको लिखा हुआ 1/3 है। अगर सारे रेशियो 1/3 है तो आपका ए रेशियो भी कितना गाइज 1/3 है, यहां में लिख लिया 1/3। उसके बाद सुनिएगा ध्यान से, बी रेशियो सी आपको 1/3 लिख के दे दिया। ठीक है, बी रेशियो सी भी यहां पे हम लिख देते हैं 1/3 हो गया आपका। उसके बाद सी रेशियो डी भी आपको लिख करके दिया 1/3। ठीक है, तो सी रेशियो डी भी कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। ठीक है गाइज, अब ध्यान सुनिए होता क्या है, अब बाकी जो बचे हुए नंबर्स मैंने छोड़ रखे गाइज, वहां पे क्या होता है ध्यान सुनिएगा, जो भी नंबर यहाँ पे गाइज आपको नहीं दिख रहा है वो क्या होगा, ये नंबर आपका आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। तो यहाँ पे आपका 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ भी आपका 3 आ जाएगा, यहाँ भी क्या आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ नंबर आपका आगे बढ़ जाएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ 3 है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। जो नंबर 1 लिखा है ये भी 1 आपका आगे बढ़ जाएगा, ये कुछ इस प्रकार के नंबर बन जाएंगे। अब अगर आप इसका रेशियो निकालो गाइज तो 1 × 1 × 1 कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। यहाँ आपका रेशियो 3 आ जाएगा, 3 × 3 9, 3 × 3 × 3 3 का क्यूब 27। यानी कि अब जो इनका रेशियो का अनुपात होगा, लाभ का अनुपात होगा, प्रॉफिट का अनुपात होगा, वो 1:3:9:27 होगा। और यही क्या आपके ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी है। तो देखिए जरा प्रॉफिट कितना देकर रखा हुआ आपको, इफ द टोटल प्राइस प्रॉफिट इज 4 लाख रुपीज। तो अगर टोटल प्रॉफिट कितना होता है गाइस 4 लाख होता है, तो जरा आप देखिए टोटल प्रॉफिट कितना है, ए बी सी डी। इस प्रॉफिट को अगर आप जोड़ते हैं गाइस, ध्यान सुनिएगा, अगर इसको हम ऐड करते हैं तो 27 9 कितना आ जाएगा 36, और 36 + 3 39 + 1 कितना 40। तो आपको गाइस 40 यूनिट की वैल्यू कितना देकर के रखा हुआ 4 लाख देकर के रखा हुआ है। ठीक है, 0 से 0 आप काटेंगे कट जाएगा, आगे आप 4 से भी काटेंगे कितना आ जाएगा आपका ये 10,000। पर्टिकुलर एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई गाइस 10,000 हो गई आपकी, 10,000 हो गई है एक यूनिट की वैल्यू। क्या लिखा हुआ है आपको सी का शेयर बताना है गाइस, ये आप बताइए जरा, जब आपको एक यूनिट की वैल्यू आपको 10,000 देके रखा हुआ है, आपको सी की यू वैल्यू पूछ रहा है, सी की कितने प्रॉफिट पाया हुआ है, तो सी का प्रॉफिट आपको कितना दिख रहा है गाइस, यहां पर आपको सी का जो प्रॉफिट है वो 9 है। इस सी का जो प्रॉफिट है वो कितना है, यही 9 तो है सी का प्रॉफिट, और 9 यूनिट की वैल्यू आप बता दोगे तो 9 यूनिट की वैल्यू जो होगी गाइस, 9 यूनिट की वैल्यू होगी, एक यूनिट की वैल्यू होगी 10,000, तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी गाइस आपकी, ऑप्शन नंबर सी 90,000 विल बी योर राइट आंसर। क्योंकि एक यूनिट की वैल्यू होगी 10,000, तो 9 यूनिट के लिए क्या करोगे आप 9 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 10,000 में 9 का मल्टीप्लाई करने पे 90,000 विल बी योर राइट आंसर। आगे देखिए बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा सभी साथी ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया हुआ आपका, क्वेश्चन नंबर 12 जो है आपका एवरेज से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आपको क्या लिखा हुआ है, एवरेज ऑफ 11 रिजल्ट वाज 50। 11 रिजल्ट का एवरेज कितना है 50 है। इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 रिजल्ट, अगर आपके पहले 6 रिजल्ट का एवरेज कितना देकर के रखा 49, एंड आपको लास्ट एवरेज देकर के रखा है 6 रिजल्ट का कितना गाइस 52। ठीक है, देन फाइंड द 6th रिजल्ट। ठीक है, छठा रिजल्ट क्या होगा गाइस, देखिए इसको 2 तरीके से आप कर सकते हो। एक तो बेसिक तरीका जो आप हमेशा लगाते आए हो, बेसिक तरीके की पहले बात करते हैं, उसके बाद हम सेकंड मेथड की बात करते हैं, ध्यान सुनिएगा। एक तो आपका मेथड ये होगा कि अगर हमें 12वां नंबर निकालना है, छठा नंबर मिडिल निकालना है, तो हम स्टार्टिंग की 12 नंबर के एवरेज का मल्टीप्लाई कर दे, यानी कि 12 नंबर कितना देकर रखा हुआ आपका 6 × 49 आपको देकर के रखा हुआ है। ठीक है, 6 × 49 आपको देकर के रखा हुआ पहले 6 का एवरेज, दूसरे 6 का भी आपको लास्ट के 6 के एवरेज देकर रखा है 6 × 52। आपने सम किया, आपको 12 नंबर के एवरेज पता चल गया। ठीक है, जहां पे 6 टर्म में आपको मिडिल नंबर क्या हुआ है 2 बार रिपीट कर गया। माइनस क्या करेंगे आप, एवरेज ऑफ 50 11 नंबर 1150। गाइस इसको आप सॉल्व कर लो। ठीक है, ये आपका पहला मेथड कहता है। ठीक है, जिसको जब आप सॉल्व करोगे कितना बन जाएगा आपका, ध्यान सुनिएगा, इसको फाइनली अगर हम सॉल्व करते हैं तो कितना बन जाएगा 6 को आप सॉल्व करोगे, 49 + 52 को आप ऐड करोगे, कितना बन जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाई, इसको आप सॉल्व करोगे। ठीक है, ये आपको 101 बन जाएगा, माइनस कितना बन जाएगा 11 × 50 रहने देते हैं, आगे कितना बन जाएगा आपको ये दिख रहा है 606 माइनस कितना बन जाएगा 550। जिसे आप सॉल्व करते कितना आएगा आपका 56 विल बी योर राइट आंसर, एंड दैट विल बी योर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये आपका पहला मेथड कहता है। लेकिन अगर गाइस इसको आप दूसरे मेथड सॉल्व करते हो, डेविएशन मेथड लगाते हो, तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, क्योंकि अगर वैल्यू थोड़ी कैलकुलेटिव आ गई तब कैसे सॉल्व करोगे आप, ध्यान सुनिएगा। ये तो है आपका पहला मेथड। अगर आप दूसरे मेथड की बात करते हो गाइस, ध्यान सुनिएगा, जो आपको एग्जाम में अप्रोच होनी चाहिए वो कुछ इस तरह की होनी चाहिए, ध्यान सुनिएगा। एवरेज ऑफ 11 रिजल्ट वाज 50 देकर रखा हुआ। ठीक है, 11 रिजल्ट आपको एवरेज 50 देकर रखा हुआ है। इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 रिजल्ट इज 49, अगर आपके क्या है जो पहले 6 रिजल्ट्स हैं वो आपके 49 है, तो गाइस आपको दिख रहा है कि अगर आपको 11 रिजल्ट्स का एवरेज आपको 50 देकर के रखा हुआ है और पहले 6 रिजल्ट का एवरेज कितना है गाइस आपके 49,
ठीक है। अब बाद का एवरेज कितना है गाइज, बाद का जो आपका रिजल्ट है वो 52 का है, ठीक है। बाद का जो रिजल्ट आपका 52 का है, देखिए ध्यान से क्या करेंगे आप, अगर जो आपने ये एवरेज निकाला 50, आपको दिख रहा है कि ये 50 फिर कितना जाता है गाइज आपका 49 है, तो कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है कि ये -1 है कि नहीं है, और -1 है अगर, तो ये जो आपको 6 नंबर का एवरेज दिया हुआ है, तो क्या ये -1 आपका ट्रीट होकर के -6 बन जाएगा, ठीक है। ये नंबर आपका -6 हो गया। और अगर यहाँ पे 6 लिखा है, ये 52 लिखा है, ठीक है। ये आपको पर्टिकुलर है क्या गाइज, डेविएशन मेथड है आपका। ऑलरेडी मैंने कई बार क्लास में आपके डेविएशन मेथड को डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर 50 लिखा हुआ है, यहाँ पे 52 लिखा हुआ है गाइज, ठीक है। आपको दिख रहा है कि ये 50 और 52 में कितने का डिफरेंस है गाइज, ये 50 और 52 में आपको 2 का डिफरेंस दिख रहा है। और अगर 6 नंबर है गाइज, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, +12 हो जाएगा, ठीक है, 6 × 2। अब यहाँ पे नंबर -6 आ गया, यहाँ पे नंबर कितना आ गया, +12 आ गया। इन दोनों को जब आप जोड़ोगे गाइस, तो आपको पता है कि डेविएशन मेथड में मैटर कितना होना चाहिए आपके पास, 0 होना चाहिए। तो -6 + 12 करने पे कितना आता है गाइस, आपका +6 आता है। यानी कि पहले जितना भी एवरेज था आपका, उसमें आप 6 जोड़ दोगे, आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो पहले आपको कितना एवरेज देकर रखा था गाइस, 11 रिजल्ट्स आपको एवरेज जो देकर रखा था, 50 देकर के रखा हुआ था। तो 50 में जैसे ही आप 6 को ऐड करोगे, 56 विल बी योर राइट आंसर, ठीक है। एंड दैट विल बी योर ऑप्शन नंबर ए। ये मेथड गाइस आपके वहां काम करेगा जहां पे आपके क्या होगा, डाटा बहुत कैलकुलेटिव दिया रहेगा, ठीक है। आप मल्टीप्लाई करने के टर्म से बच जाओगे कहीं ना कहीं। आगे बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 सभी साथी ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 आपके रेशियो और प्रोपोर्शन क्वेश्चन दिया हुआ, क्या लिखा हुआ है, इन अ बैग देयर आर 25 कॉइंस, ध्यान सुनिएगा, इन अ बैग देयर आर कॉइंस ऑफ 25 पैसे। ध्यान सुनिएगा, एक बैग है जिसमें अपने कॉइंस है 10 पैसे, 5 पैसे और 25 पैसे के, ठीक है। और उनका रेशियो आपको देकर के रखा हुआ 1:2:3 है, ठीक है। उनका जो रेशियो 1:2:3 है। मान लीजिए हम यहाँ पे लिख देते 25 पैसे के कॉइन हो गए आपके, 10 पैसे के कॉइन हो गए आपके, और कितने पैसे के हो गए, 5 पैसे, ठीक है। ये सारे पैसे आपको लेकर के रखे हुए हैं। उसके बाद ध्यान से क्या लिखा हुआ है, इनका जो अनुपात है गाइस, आपको रेशियो देकर के रखा हुआ 1:2:3, ठीक है। इनका जो आपको रेशियो दिया हुआ है 1:2:3, यानी कि 25 पैसे वाले 1 कॉइन यूज किए गए, 10 पैसे वाले 2 और 5 पैसे वाले 3, ठीक है। अब आपको पता है कि 25 वाला अगर 1 यूज किया तो इसका कॉस्ट कितनी होगी गाइस, 25 पैसे होगी। 10 वाला अगर सिक्का 2 बार यूज किया आपने तो कितनी कॉस्ट हो जाएगी, 20 पैसे हो जाएगी। और 5 पैसे वाला अगर आपने 3 रेशियो के सिक्के इस्तेमाल कर लिए तो कितनी हो जाएगी, 15 पैसे हो जाएगी, ठीक है गाइस। इस पूरी वैल्यू को जब आप ऐड करते हो तो आपको कितना रुपया लिखा हुआ है, 30 रुपए आपके बैग में आपके पास टोटल है। तो गाइस अगर आप इस वैल्यू को सम करते हो ना, तो ये वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, ध्यान सुनिएगा, ये जो वैल्यू है इसको सम करने पे आपका 25, 15, 40 और 40, 20 कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगी। 60 यूनिट की आपको वैल्यू लिख कर रखा है 30 × 100। गाइस आपने 100 क्यों किया, क्योंकि ये जो वैल्यू आपने निकाली है क्या है, पैसे में है। इतने पैसे बराबर कितना आपका दे दिया है, इतने यूनिट का मान दे दिया है। तो इसको भी आपने पैसे में कन्वर्ट किया गाइस, रुपए में आपको दिया था, पैसे में आपने कन्वर्ट किया। अब 60 से काटेंगे कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा यहाँ पे, और 2 को 100 से काटेंगे कितना बन जाएगा, 1 यूनिट की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी आपकी, 1 यूनिट की जो वैल्यू आएगी वो आपकी 50 पैसे आ जाएगी, ठीक है। अब आपको पता है कि यहाँ पे आपसे क्या पूछा हुआ है, देखिएगा ध्यान से, पूछा हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ 5 पैसे आर देयर, 5 पैसे के कितने कॉइन्स है गाइस। तो आपको दिख रहा है कि 5 पैसे के गाइस जो कॉइन्स हैं यहाँ पर वो कितने हैं आपके, 3 कॉइन्स यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ठीक है। और ये जो आपको 1 यूनिट की वैल्यू अगर 50 आ गई गाइस, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 150। 3 यूनिट की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 150 होगी। योर ऑप्शन विल बी योर ऑप्शन नंबर 150, ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। आगे बात करते हैं गाइस फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 14 को सभी साथी ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 का दिया हुआ है, आपको x की वैल्यू देकर के रखा हुआ है, ध्यान सुनिएगा, और आपको गाइस निकालना है x² + 1/x² की वैल्यू। गाइस आपको पता है कि अगर इस वैल्यू को निकालना है तो कहीं ना कहीं आपके पास जो वैल्यू होनी चाहिए वो x + 1/x की होनी चाहिए। इज इट क्लियर और नॉट, ठीक है। आपके पास अगर x + 1/x की वैल्यू पता रहेगी आपको, तभी आप बता पाओगे गाइस वैल्यू इस टर्म की, ठीक है। आपको x की वैल्यू देकर के रखा हुआ 3 + √8 लेकर के रखा हुआ है। तो गाइस बहुत बार हमने क्लास में डिस्कस किया हुआ है कि 3 + √8 अगर ये वैल्यू लिखा हुआ है तो इसको अगर आप सॉल्व करते हो, ठीक है, 1/x की वैल्यू निकालोगे तो इसको आप रेशनलाइजेशन में जब सॉल्व करोगे फाइनली कितना आ जाएगा, 3 - √9 आ जाएगा, सॉरी 3 - √8 आ जाएगा। इज इट क्लियर। ये टर्म डायरेक्टली कैसे आता है गाइस, इसको मैंने बहुत बार क्लास में आपसे डिस्कस किया हुआ, ध्यान सुनिएगा। आपको टर्म कितना है, 3 - √8। जब भी आप कंजुगेट बनाते हो ना गाइस, जब भी आप क्या बनाते हो, कंजुगेट बनाते हो, संयुग्मी बनाते हो, तो हमेशा आप इस नंबर का क्या करते हो, आप रेशनलाइजेशन करते हो, ठीक है। अब आपको पता है कि x की वैल्यू आपको 3 + √8 है, 1/x की वैल्यू क्या आएगी, 3 - √8 आएगी। तो जब आप इसको सम करोगे गाइस, दोनों नंबर्स को उठा के आप सम करोगे, x + 1/x की जो वैल्यू आएगी वो कितना आएगी, 3 + √8, और प्लस हमने किया तो 3 - √8, ठीक है। जिसे आप फाइनली सॉल्व करते हो कितना आएगा आपको, x + 1/x की वैल्यू कितना पता है गाइस, 6 मिल गई।
अब पूछा क्या है, अब पूछा आपसे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू बता दो, ठीक है। तो गाइज आपको पता कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की कैसे वैल्यू निकलेगी, दोनों टर्म का आप स्क्वायर करोगे। अगर आप दोनों टर्म का स्क्वायर करते हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा गाइज आपको 36। और फाइनली 36 क्या होगा आपका, आपको जो वैल्यू निकलना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू निकलना है। तो गाइज जो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का जो टर्म होगा आपका 36 माइनस 2 हो जाएगा। 36 माइनस 2 कितना होगा, 34 विल बी योर राइट आंसर एंड दैट विल बी योर ऑप्शन नंबर ए। 34 इज योर राइट आंसर। आगे बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन योर क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 को सभी साथी ध्यान से देखेंगे और गाइज बिल्कुल जो भी क्वेश्चन आपको दिए गए पर्टिकुलर सेम पैटर्न पे लगभग आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलते हुए दिखेंगे, ठीक है। ध्यान सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की अगर आप बात करते हो, आपको क्या लिख करके रखा हुआ है कि अगर आपको साइन a प्लस बी की वैल्यू लिख करके रखा हुआ है 1 और कॉस a माइनस बी की आपको वैल्यू पर्टिकुलर यहाँ पे लिख करके रखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद आपको लिखा कि a और b क्या है, आर पॉजिटिव एक्यूट एंगल्स, यानी कि क्या है, धनात्मक न्यून कोण है। आपको लिखा होगा कि a इज ग्रेटर और इक्वल टू b। तो फाइनली आपको बताना है कि a और b की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। गाइज आपको दिख रहा है कि अगर 9a प्लस b की वैल्यू 1 देकर के रखा हुआ है गाइज, तो ये आपको क्या टर्म बनेगा, ध्यान से देखिएगा। इसे आप लिख सकते हो साइन a प्लस बी इक्वल टू, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है गाइज, 1 होती है। इज इट क्लियर, ठीक है। अब अगर आप फाइनली इसको सॉल्व करते हो तो आपको दिख रहा है कि यहां से आप तुलना करोगे, कोणों के मान की तुलना करोगे गाइज। आपको यहाँ पे a प्लस बी दिखा हो, यहाँ पे 90 लिखा हो, ठीक है। तो अगर आप कोणों के मान की तुलना करते हो गाइज तो आपको पता है कि a प्लस बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी मिल जा रही है, आपको 90 डिग्री मिल जा रही है, ठीक है गाइज। आगे ध्यान सुनिएगा। cos a माइनस बी इक्वल टू कितना दिया हुआ गाइज, √3/2 लिखा हुआ है, ठीक है। जिसे फाइनली आप सॉल्व करते हो तो आपको कितना बनेगा, cos 30 डिग्री की वैल्यू आपको पता कितनी होती है, √3/2 होती है। सेम इसी प्रकार से a माइनस बी cos के यहाँ के एंगल की और इस एंगल की आप क्या करोगे, तुलना करोगे। तो a माइनस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, और a माइनस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। फाइनली इसे हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और अगर इसको हम सॉल्व करते हैं, आपको a प्लस बी की वैल्यू 90 और 30 दे करके रखा हुआ, ध्यान सुनिएगा। दोनों टर्म को गाइज अगर आप ऐड करते हो आपको पता चलेगा 2a बराबर कितना आ जाएगा, 120 डिग्री। 2a बराबर 120 डिग्री, तो a बराबर कितना आएगा गाइज आपका 60 डिग्री आ जाएगा। इज इट क्लियर। और a बराबर अगर 60 डिग्री आ गया तो ऊपर वाले मान में अगर आप रख देते हो तो 60 डिग्री में क्या जोड़ोगे, आपका 90 डिग्री आ जाए गाइज। a बराबर अगर 60 डिग्री तो b बराबर आपका आ जाएगा 30 डिग्री। इज इट क्लियर। तो अगर आपका इस पर्टिकुलर आप क्वेश्चन देखते हो तो 60 डिग्री और 30 डिग्री आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर एंड दैट विल बी योर a इक्वल टू 60 डिग्री एंड b इक्वल टू 30 डिग्री। गाइज आगे भी हम आपके लिए इसी प्रकार से आगे भी और भी मॉडल पेपर लेकर के आते रहेंगे। तो सभी साथियों को जय हिंद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट मॉडल पेपर में।